आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। हमारा सोल पर्पस होगा इस एक्ट की थीम को समझना, ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, कौन से कंडीशन होंगे जब इस एक्ट का यूज़ में आएगा और कौन सी अथॉरिटी होंगी जहाँ पे ये पूरी प्रोसीडिंग चलेगी। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए हमको ये समझना होगा कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज में जो माइनर एक्ट में है ये नया एक्ट इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, अब हम इस एक्ट को समझेंगे पूरा। एक्ट का नंबर है 16 ऑफ 2021। कब पास किया गया है? 24 अगस्त 2021, 24 ऑफ अगस्त 2021। अब हमारा टारगेट होगा एक बार इसका कंटेंट और चैप्टराइजेशन समझना, क्योंकि एक बार हमने ये थीम बना ली आगे हमारे समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चैप्टर 1 हमेशा की तरह प्रिलिमिनरी बात करेगा और चैप्टर जो लास्ट होगा वो बात करेगा मिसलिनियस सेक्शन में। प्रिलिमिनरी में आपने बाकी अदर एक्ट में भी देखा है, तो क्या ये बताते हैं कि ये एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, अलॉन्ग विथ कोई ऐसा प्रोविज़न, कोई ऐसा एक्ट तो नहीं है जिसको ये सेव कर रहा हो। अलॉन्ग विथ दैट क्या डेफिनेशन है, दैट मीन्स जो वर्ड आगे यूज़ किए जाएंगे उनकी क्या डेफिनेशन है, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे ये लगेगा या कौन से सब्जेक्ट मैटर पे नहीं लगेगा। प्रिलिमिनरी सेक्शन में हमेशा यही होता है। प्रिलिमिनरी में 1, 2, 3 इनमें यही दिया गया है, कहाँ पे अप्लाई होगा और कौन सी जगह पे अप्लाई नहीं होगा, डेफिनेशन क्या होगी। देन चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट द टेनेंसी। टेनेंसी पूरे सीन को कहते हैं। नाउ टेनेंसी क्रिएट हो रही है तो कैसे क्रिएट होगी, एग्रीमेंट से क्रिएट हो रही है, कितना टाइम पीरियड होगा, कोई राइट एंड ऑब्लिगेशन है पार्टीज़ के, वो देखना होगा, सब लेटिंग का क्या प्रोविज़न होगा। ये बेसिकली एक्चुअल टॉकिंग अबाउट द टेनेंसी। अब टेनेंसी की तो कंडीशन होती है ना कि आपको रेंट तो देना ही है। ये एक अगला टॉपिक हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में ये कवर है। अब आपको रेंट देना है, रेंट को रिवाइज करना है, उसके लिए प्रोविज़न है। काफ़ी लंबे टाइम तक रहते तो रेंट को रिवाइज करने का भी प्रोविज़न है। 10 इज़ टॉकिंग अबाउट कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे करोगे। 11 इज़ अबाउट द सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप कभी भी आप जाइए तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से भी वो लोग ले सकते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती है। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे तो राइट एंड ऑब्लिगेशन किसके बारे में बात हो रही है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के। अब ये नया है, हमने देखिए चैप्टर नंबर 2 में देखा टेनेंसी हो रही है, टेनेंसी के बाद चैप्टर नंबर 3 में टेनेंसी में आप रेंट दे रहे हैं, रेंट के बाद अब राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द किसके लिए, पार्टीज़ के शुरू हो जा रहे हैं। 12 हो गया, 13 हो गया। 13 इज़ लाइक रेंट एंड अदर चार्जेस जो आप पे करेंगे। ओके, देन 14 इज़ अबाउट द डिपॉजिट ऑफ द रेंट विथ रेंट अथॉरिटी। कुछ सर्कमस्टांसेस में जब लैंडलॉर्ड नहीं है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, आप रेंट अथॉरिटी के पास आप जमा कर सकते हो। 15 अबाउट रिपेयर की ज़रूरत है। ये सब राइट एंड ऑब्लिगेशन हम बात करें कि लैंडलॉर्ड किस हद तक अपने राइट यूज़ कर सकता है और उसकी क्या ऑब्लिगेशन। इन द सेम मैनर इज टॉकिंग अबाउट द टेनेंट। 16 टेनेंट। 17 एंट्री इनटू द प्रीमाइसेस। ऐसा थोड़ी ना कि लैंडलॉर्ड है तो कभी भी घर में घुस जाएगा। देयर मस्ट बी सम रीजनेबल कि आप उसका एक नोटिस बताइए 24 आवर्स में, आप तब जाइए। एंड ऑब्वियसली सनसेट एंड बिफोर सनराइज आप नहीं जाएंगे। देन 18 इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी मैनेजर। यदि आप किसी को अपॉइंट करें तो उसके पास कितना राइट होगा। देन 19 ड्यूटी क्या होगी, विथ होल्डिंग ऑफ इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज। ऐसा थोड़ी ना कि आप पानी बंद कर दो, इसेंशियल सप्लाई वो आप नहीं बंद कर सकते हो। ऐसा यदि सिचुएशन होती है तो फिर आपके राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या क्या होते हैं। दीज आर द सेक्शन। नेक्स्ट क्या होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट। हम टेनेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एविक्शन। कोई खाली नहीं कराएगा, एविक्शन उसका नहीं होगा। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय द लैंड। यानी दो चीज़ों के बारे में बात करें, टेनेंट का यदि एविक्शन कराना है तो इस चैप्टर में बात होगी, या जिस प्रीमाइसेस पर टेनेंट रह रहा है उसकी रिकवरी करानी है तो इस चैप्टर में बात होगी। ये है चैप्टर नंबर 5। 21 में देखिए प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन कि इवेक्शन होगा तो उसमें टेनेंट को कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। 22 की रिकवरी ऑफ पोजेशन, मतलब एक टेनेंट के लिए है, दूसरा लैंडलॉर्ड के लिए है। 23 में देखिए कि रेंट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द टेनेंट वैकेंट। नंबर 24 सेक्शन 24 है कि रिफंड ऑफ एडवांस रेंट बाय द लैंडलॉर्ड। कुछ एडवांस रिटर्न करना वो भी आप करिए। परमिशन टू बिल्ड एडिशनल स्ट्रक्चर। ऐसा थोड़ी ना कि टेनेंट आ गया तो बिल्डिंग पे डेवलपमेंट रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ रिक्वायरमेंट तो बनाने को दिया जाएगा, बट ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द जस्टिफिएबल सर्कमस्टांसेस।
देन 26 है कि यदि एडिशनल स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको परमिशन का देखना पड़ेगा। 27 है कि स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द वैकेंट लैंड वैकेंट है, बट ऑब्वियसली आपने रेंट पे देख रखा बट वैकेंट है, सो उसमें क्या प्रोविज़न लगेगा। देन 28 इज़ अबाउट द वैकेंट पोजीशन टू द लैंडलॉर्ड। देन 29 इज़ अ प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ गिविंग अप पोजीशन बाय द टेनेंट, तो नोटिस है देना है तो वो भी टेनेंट देगा। देन चैप्टर नंबर 6 इज़ कि अब यदि इन सारे राइट एंड ऑब्लिगेशन को कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है जिसको करना चाहिए, दैट मीन्स कि जब भी कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज होगा, सो आप चैप्टर 6 में जाइएगा, रेंट अथॉरिटी के पास या रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाइएगा, उनकी पावर क्या होगी और अपील पे आप कहाँ जाएंगे। सो ऑब्वियसली जो रेंट अथॉरिटी होगी ये आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट वाले जो अपॉइंट हो रहे हैं। रेंट ट्रिब्यूनल आप देखें तो ये जुडिशरी एडजुडिकेटरी बॉडी, ऑब्वियसली दोनों एडजुडिकेटरी हैं, बट रेंट ट्रिब्यूनल में जुडिशियल फंक्शन टाइप से आ जाता है, लाइक जुडिशियल बॉडी लाइक एडीजे रैंक के आ जाते हैं सारे अफसर। सो हम 30 में देखेंगे रेंट अथॉरिटी कौन होगी। 31 है होगा कि निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सो पहला पर्पस तो यही होता है कि हमको इसको सेटलमेंट को निगोशिएट करना है। देन 32 इज़ अबाउट द रेंट ट्राइब्यूनल। देन 33 इज़ अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्राइब्यूनल। 34 में आप देखिए रेंट अथॉरिटी की क्या पावर है, सो वो भी हम देखेंगे। देन 35 इज़ अपील टू रेंट ट्राइब्यूनल। देन 36 इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। Then chapter number 27 is about the miscellaneous, so there is an officer and other employee of the rent authority. Then jurisdiction of the civil court is barred, 38 में दिया गया है। Obviously 39 में आप जाइएगा तो कोर्ट फीस दीजिएगा। 40 is about the officer and staff to the public servant। 41 is about the 4-5 12 limitation act को वो आप भी इधर अप्लाई करेंगे, लाइक कोर्ट क्लोज है, आपको एप्लीकेशन पे आपको चाहिए एक्सटेंड कराना है, 12 में है कि पहला दिन आपको ऑफ करना है। सो वो डे सब लिमिटेशन एक्ट से गवर्न कर लिए जाएंगे। 42 ओवर राइडिंग इफेक्ट है, कौन से एक्ट में ओवर राइडिंग इफेक्ट करेगा। देन 43 इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सो लाइक 43। 44 पावर टू मेक रूल एंड कौन रूल बनाएगा। 45 कोई डिफिकल्टी है तो कैसे रिमूव होगी। 46 अबाउट द रिपील एंड सेविंग क्लॉसेज। हमारे पास दो शेड्यूल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द कंटेंट पार्ट एंड now we will study about the main act. So yeah, well, so उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। अब हम आ चुके हैं मेन सेक्शन के सिनेरियो में। क्या एक्ट का नाम है ये हमने देख लिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका प्रियम्बल, जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट में बता रहा है कि इस एक्ट में क्या डील किया जाएगा। ऑलराइट, सो हम ये एक्ट का नाम तो हम देख चुके हैं, यूपी एक्ट 16 ऑफ 2021। देन हमने डेट भी देख ली 24 अगस्त 2021। नाउ वी विल रीड अबाउट द कि क्या इसका प्रियम्बल है। सो स्टार्ट रीडिंग। एन एक्ट, ये क्या एक्ट है। टू, क्या कौन से पर्पस हैं। सो देखिए आप इसमें मैंने हाईलाइट करके रखा है टू, इसमें 4 टू पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। सो बेसिकली इसके 4 पर्पस हैं। पहला क्या है, टू इस्टेब्लिश रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्राइब्यूनल। एक एक्ट बना रहे हो, उस एक्ट बनाने के लिए आपको एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो आपको बनानी पड़ेगी ना, जो कि मैटर को सॉर्ट आउट करे। सो सबसे पहले आपने क्या किया कि रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल को हमने वो इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी। देन टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, टू रेगुलेट द रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। हमने ये अथॉरिटी को बनाया है किस पर्पस के लिए कि प्रीमाइसेस की जो भी रेंटिंग आप कर रहे हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो मन चाहे वो कर दो, जो कंडीशन चाहे आप वो इम्पोज कर दो। दैट मीन्स लैंडलॉर्ड जो चाहे कंडीशन वो इम्पोज नहीं कर सकता। सो टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस एंड और किस चीज़ के लिए है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एंड ऑब्वियसली सो लास्ट में रहता टू प्रोवाइड स्पीडी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड मैटर कनेक्टेड देयर विथ। सो हमने एक अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी का पर्पस था कि आपको स्पीडी मैनर में केस को डिस्पोज ऑफ करने हैं। और किस पर्पस के लिए था कि कोई भी यदि इंटरेस्ट है दोनों पार्टी का, लैंडलॉर्ड का या टेनेंट का है, इनके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है, अलॉन्ग विथ आपको रेगुलेट करना है कि प्रीमाइसेस की रेंटिंग कैसे होगी। सो ये पूरा का पूरा यूपी रेगुलेशन एक्ट में आपको मिलेगा, UPRUPTE एक्ट।
नाउ इट इज़ इनैक्टेड इन 72, सो इज़ ए प्रिफेटरी नोट है। इस स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट 1972 वाला जो पहला था उसको उसी को ये बता रहे 1972 पहला था, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी और कई सारे केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग थे, कुछ पे प्रॉपर नहीं था, कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला कि ये प्रोविज़न ठीक नहीं है। सो उन सब चीज़ों को हटा के अलॉन्ग विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैसे भी बोला था कि एक आपको मॉडल टेनेंसी का एक ड्राफ्ट बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो वो सब सारी सिचुएशन के बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया कि हमको इस लॉ को रिप्लेस करना है और पहले 2 ऑर्डिनेंस आते हैं, बट आर्टिकल 213 में आप जानते हैं ऑर्डिनेंस पास होता है तो इसको अप्रूव कराना ज़रूरी होता है 6 वीक के अंडर में, बट वो नहीं हो पाता। बट फाइनली 2021 में अगेन ऑर्डिनेंस पास होता है और गवर्नर प्रोमलगेट करते हैं इसमें अप्रैल 9, 2021 को, और बाद में ये आपका द बिल इज़ इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द एफोर्सेड ऑर्डिनेंस। बाद में ये बिल प्रोड्यूस होता है एज अ बिल एफोर्सेड ऑर्डिनेंस को हटा के। नाउ अब हम आ जाते हैं चैप्टर पे। सो बेसिकली ये छोटी सी हिस्ट्री रही है। मेन पर्पस था 1972 के जो एक्ट था जो पुराना वाला, हम उसको हटा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तभी हम उसको हटा रहे हैं। नाउ अभी हम प्रिलिमिनरी 1 चैप्टर नंबर 1 में आ गए। क्या इसे बोला जाएगा, सबसे पहला सवाल। सो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। सो इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का होगा। सो ऑब्वियसली यू विल आपको ये याद होना चाहिए पूरा कि इसका पूरा नाम है यूपी रेगुलेशन ऑफ, फिर से देखिए यूपी आ रहा है, अर्बन प्रीमाइसेस देन टेनेंसी एक्ट, ऑलराइट, 2021। कहाँ पे होगा? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश है। बाकी एक्ट में तो आप जान रहे हैं कि होल ऑफ द इंडिया चलता है, बट ये होल ऑफ द उत्तर प्रदेश चल रहा है। सेक्शन 3 में आप देखिएगा, आगे चल के आपको मिलेगा सेक्शन 3 में, उसमें बोला है कि चैप्टर ये एक्ट कहाँ नहीं लगेगा, और इस सब सेक्शन 3 में ये बोला है कि ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा। सो हम देखते हैं नंबर क्लॉज ए में क्या बोला है कि कोई भी सिटी जो कि डिफाइंड है उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 में, एक सिटी जो कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 में डिफाइंड है उस पर ये अप्लाई होगा। देन सिटी से बाद आगे चलते हैं म्यूनिसिपल एरिया। सो म्यूनिसिपल एरिया कहाँ पे डिफाइंड है? उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1916 में यदि कोई डिफाइंड है वहाँ पे भी ये एक्ट लगेगा। देन कोई डेवलपमेंट एरिया है तो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 उसके हिसाब से लगेगा। क्लॉज डी में आ जाइए, एवरी स्पेशल डेवलपमेंट एरिया है जो कि नोटिफाइड किया गया उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्ट के थ्रू, सो वहाँ पे भी ये लगेगा। देन ई पे आ जाइए, एवरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो कि नोटिफाई किया गया है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। देन कोई भी रेगुलेटेड एरिया जो कि यूपी ने रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के थ्रू नोटिफाई कर दिया है। देन जी, एवरी एरिया इंक्लूडिंग टू वेरियस हाउसिंग स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश एवं आवास एवं विकास परिषद के थ्रू जो आया है, ये कौन सा अधिनियम 1965 के थ्रू जो आया है, सो वो एरिया भी इसमें इंक्लूड होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द जनरल लाइन कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी एरिया को लगता है कि ये नेसेसरी या एक्सपीडियंट है, सो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली दे विल फॉलो द ऑफिशियल प्रोसीजर कि गैजेट में इसको पब्लिश करेंगे, देन फिर उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। अब हमको एक लिस्ट में थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन ये देखना होगा, लाइक सिटी पे अप्लाई हो रहा है, म्यूनिसिपल एरिया पे अप्लाई हो रहा है, सिटी म्यूनिसिपल एरिया, उसके बाद डेवलपमेंट एरिया हो गया, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया हो गया। तो ये 3 नाम एक जैसे हो गए, डेवलपमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये 3 नाम एक हो गए। सिटी म्यूनिसिपल एक नाम हो गया, तो CM एक हो गया। देन डेवलपमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेटेड एरिया कोई है या कोई हाउसिंग स्कीम के अंडर में कोई घर बना है, देन या कोई नेसेसरी एक्सपीडियंट है, देन इट विल ऑल्सो अप्लाई टू दैट एरिया ना। ओके, नेक्स्ट, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 11, 2021। 11 जनवरी 2021 को ये इफेक्ट में आ गया है। अब क्लॉज 2 में आप देखेंगे डेफिनेशन क्लॉजेज में, अब ध्यान देखिएगा 2019 में आपके पास कोविड आया था। सो कोविड की सिचुएशन को डील करने के लिए भी इन्होंने सबसे पहले वर्ड कर दिया फोर्स मैजोर क्लॉज।
सो फोर्स मैजोर को मतलब समझा दिया, क्योंकि आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में यदि फोर्स मैजोर सिचुएशन अराइज हो जाती है, सो वैसे केसेस में रेंट, प्रीमाइसेस, इविक्शन, ये सारे प्रोसीजर कैसे होंगे, तुरंत होंगे, लेट होंगे, क्या उनका इफेक्ट होगा, सो वो बात किया जाएगा। इसी वजह से ये फोकस कर दिया कि फोर्स मैजोर होता क्या है, उसको डिफाइन कर दिया है। सो फोर्स मैजोर मीन्स अ सिचुएशन ऑफ वॉर, जहाँ पे आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, वॉर है, फ्लड की सिचुएशन आकर रखी है, ड्रॉट की, सूखा पड़ा है, फायर है, साइक्लोन है, ये सारे सिचुएशन आकर रखे हैं, अर्थक्वेक, पेंडेमिक आ चुका है, पेंडेमिक, कोविड, और एनी अदर कैलामिटी caused by nature affecting the habitation of tenant। so यदि ये अफेक्ट कर रहे हैं habitation of the tenant को in the premises let out on the rent, so किसी भी premises जो कि रेंट पे दिया गया है उस पर जब टेनेंट के हैबिटेशन को जो अफेक्ट किया जाए, कौन से सिचुएशन, ये हमारे पास ऊपर दी गई सिचुएशन है, वॉर हो गया, फ्लड हो गया, नेचुरल कैलामिटी। बेसिकली इसमें पार्टीज़ का किसी का ना तो इन्वॉल्वमेंट रहता है और कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है इसमें। देन हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है लैंडलॉर्ड की, जो कि हमेशा हर एक लोकल एक्ट में डिफाइन की गई है कि लैंडलॉर्ड कौन होगा। सो सेम, जो बंदा रेंट रिसीव करेगा, आप लैंडलॉर्ड को लेसर भी बोल सकते हो, अ पर्सन हु रिसीव और इंटाइटल टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस ऑन हिज ओन अकाउंट। यदि प्रीमाइसेस आप दे रहे हैं टेनेंट को, लेट कर रहे हैं टेनेंट को, सो उसके बिहाफ में जो भी बंदा रिसीव कर रहा है, आपका जो भी रेंट रिसीव कर रहा है, सो इज लैंडलॉर्ड। और ये इंक्लूड करेगा, किसको इंक्लूड करेगा, सक्सेसर को इंक्लूड करेगा, ट्रांसफरी को इंक्लूड करेगा, या असाइनी को इंक्लूड करेगा। नंबर 2, किसी ट्रस्टी को भी इंक्लूड कर सकता है, या गार्जियन को कर सकता है, या रिसीवर को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के बिहाफ में यदि आपने किसी को बना के रखा है कि माइनर के बिहाफ में ये बंदा रेंट रिसीव करेगा, तो वो भी बन सकता है। सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई लैंडलॉर्ड की। नंबर 3 अबाउट द प्रीमाइसेस। क्या होगा, प्रीमाइसेस का मतलब भी बता दिया है कि ऐसा नहीं कुछ भी प्रीमाइसेस बना के उस पर लेंट शुरू कर दो, या आपने जो भी लेंट किया है एक एरिया में, तो उसके अगल बगल के एरिया क्या वो भी इंक्लूड होंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड हियर, प्रीमाइसेस मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज और इंटेंड टू बी लेट ऑन रेंट। एक कोई भी प्रीमाइसेस है जिस पे आपका इंटेंशन है कि इसको हमको रेंट पे देना है, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस और फॉर कमर्शियल और फॉर एजुकेशनल यूज़। कितने पर्पस हैं, या तो आप रेजिडेंस पर्पस से दे दो, या तो कमर्शियल पर्पस से देना है आपको, या किसी एजुकेशनल यूज़ के लिए देना है। एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, एक्सेप्ट फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़। तो चूँकि इंडस्ट्रियल यूज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बाकी जो चीज़ें हैं लाइक आपका कोई कमर्शियल यूज़ है उसको हम मान लेंगे, एजुकेशनल यूज़ है वो भी माना जाएगा प्रीमाइसेस में, कोई रेजिडेंस है, पर्पस ऑफ रेजिडेंस है, वो भी प्रीमाइसेस माना जाएगा। बट कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दी गई है उसको हम प्रीमाइसेस नहीं मानेंगे, बट इंडस्ट्रियल यूज़ के साथ और इन्होंने इंक्लूड किया है, लाइक कोई गार्डन है, गराज और क्लोज्ड पार्क एरिया, वैकेंट लैंड है, कोई ग्राउंड या आउट हाउस है, इफ एनी, अपरटेनिंग टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, या and any fitting such building or part of the building for the more beneficial enjoyment thereto, but does not include premises such as a hotel, lodging, house, धर्मशाला और inn। so ये सारे premises हो गए। now this is about the property manager। so कोई भी person जो कि और any legally entity which is authorized by the landlord to manage the premises obviously। then is about the rent authority means an officer appointed under section 30 में rent authority अपॉइंट की जाएगी, एंड 32 में आपका rent tribunal जो कि F में डिफाइन किया गया है। then G is about the rent payable जो कि आप section 8 में जो दिया गया है उसके थ्रू आप पे करेंगे। H is about the subtenant। टेनेंट एक होता है टेनेंट जिसको आपने एक्चुअली में अपना प्रीमाइसेस रेंट पे दिया है, और उसके बाद उस टेनेंट ने किसी और को दिया है, सब टेनेंसी की है, सो उसको हम बोलते हैं व्हेन टेनेंट सबलेट, सो दिस इज द सब टेनेंट। और ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनता है। देन टेनेंसी एग्रीमेंट आप देखिए आई में है। सो टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होगा, मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग में होगा, एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द लैंड इन कंसिडरेशन ऑफ द रेंट पेएबल। कंसिडरेशन क्या है, रेंट।
एनजे में टेनेंट है तो हम लैंडलॉर्ड को लेसर बोलते हैं, टेनेंट को हम लेसी भी बोल सकते हैं। सो जो बंदा रेंट पे कर रहा है सो उसे हम टेनेंट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट इज द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस इज पेबल टू द लैंडलॉर्ड अंडर टेनेंसी एग्रीमेंट एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा, एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द प्रीमाइसेस एज अ सब टेनेंट। कोई भी पर्सन जो एज अ सब टेनेंट भी प्रीमाइसेस कर रहा है सो उसे भी हम कंसीडर करेंगे। एंड ऑल्सो एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी whether बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो बेसिकली यदि टेनेंसी खत्म हो गई फिर भी बंदा रह रहा है तो हम उसको भी टेनेंट कंसीडर किए करेंगे, बट शैल नॉट इंक्लूड, उसको हम किसको नहीं इंक्लूड करेंगे, किसी ऐसे बंदे के रिगार्ड में जिसके रिगार्ड में कोई ऑर्डर या डिक्री आ चुकी है एविक्शन के लिए, सो उसको हम टेनेंट नहीं कंसीडर करेंगे। बट किसी की यदि टेनेंसी खत्म हो चुकी है और वो उसके बाद भी रह रहा है बंदा, सो हम उसको भी टेनेंट ही कंसीडर करेंगे। देन 3 इज अबाउट एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस। अभी हमने देखा कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, लाइक सिटी पे अप्लाई हो रहा था, म्यूनिसिपल एरियाज़ पे अप्लाई हो रहा था। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार कौन कौन सा था। आप देखिए सिटी पे था, म्यूनिसिपल एरिया पे था, डेवलपमेंट एरिया, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ये सारे एरियाज़ थे। अब हम सेक्शन 3 में क्या बात करें, कौन कौन से एरिया पे अप्लाई नहीं होगा। सो यदि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अब गवर्नमेंट कौन भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, तो वहाँ पे नहीं होगा। नंबर 2, कोई कंपनी हो गया, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी प्रीमाइसेस यदि इन लोगों ने रेंट पे लेके रखा है सो उसको भी हम उस पर अप्लाई नहीं होगा। कोई रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो भी वहाँ पे नहीं होगा। 4th इज प्रीमाइसेस ओन्ड बाय ऑक्फ रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ एक्ट। सो ये एक प्रीमाइसेस है, जब इस पर्पस के लिए किया जाएगा सो ये भी एग्जेम्प्टेड होगा कैटेगरी में। नंबर 5th है कि अदर बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। सो पब्लिक इंटरेस्ट में यदि किसी बिल्डिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एंड ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई इन द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में। नंबर 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कुछ भी लिखा हो ऊपर वाले क्लॉजेज में, इफ द ओनर एंड द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस referred to in clause 1 to clause 5 of the said subsection agree that, मतलब clause 1 से लेके clause 5 वाली चीज़ों के लिए यदि ओनर और टेनेंट एग्री हो गए that the tenancy agreement entered into between such landlord and tenant be regulated under the provision of this act, such landlord may inform the rent authority of the agreement। बट यदि ऊपर वाले प्रोविजन कुछ भी ऊपर में हमको ये बताया गया, कहाँ नहीं लिखा गया है, बट लिखा है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 5 वाली चीज़ें यदि लैंडलॉर्ड और आपका जो टेनेंट है वो एग्री हो जाए कि हम इस एक्ट के थ्रू गवर्न होंगे, तो सिंपली लैंडलॉर्ड इन्फॉर्म करेगा रेंट अथॉरिटी को कि ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इन्फॉर्मेशन करेगा टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 4। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 1 अप टू सेक्शन नंबर 3। या so next we have chapter number 2 that is talk about the tenancy। 4 है, section 4 है, बात कर रहा है tenancy agreement का। so basic line is कि nothing notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, no person, limit कर रहा है कि अब से क्या ज़रूरी है, no person shall after the commencement of this act, एक बार ये एक्ट पास हो गया है उस डेट के बाद कोई भी पर्सन ना तो लेट करेगा ना टेक ऑन रेंट एनी भी प्रीमाइसेस एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट राइटिंग। सो कोई प्रीमाइसेस को यदि आपको रेंट पे करना है सो दैट मस्ट बी इन एग्रीमेंटल राइटिंग विच शैल बी इन्फॉर्म टू द रेंट अथॉरिटी। आप एग्रीमेंट इन राइटिंग करिए, रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, दोनों लोग जॉइंटली, इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल within a period of 2 months from the date of tenancy agreement। so simple, जैसे ही कोई बंदा एक टेनेंसी एग्रीमेंट में एंटर हुआ, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की ड्यूटी बनती है, जॉइंटली दोनों की ड्यूटी बन रही है कि 2 महीने के अंदर विदिन 2 मंथ ये इन्फॉर्म करेंगे रेंट अथॉरिटी को। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रीमाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, एनी प्रीमाइसेस। अब ये प्रीमाइसेस क्या है, इस प्रीमाइसेस को देखने के लिए आप डेफिनेशन क्लॉजेज में आप जाइए अपने पर्टिकुलर एक्ट में, और प्रीमाइसेस की मीनिंग हमने एक बार देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। लाइक प्रीमाइसेस क्या होगा, कोई भी बिल्डिंग, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जिसको आपने विद द पर्पस ऑफ इंटेंट टू लेट ऑन रेंट
फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस के पर्पस से है, कमर्शियल के पर्पस से है या एजुकेशनल के पर्पस से है। बट इसमें क्या एग्जेम्प्ट कर दिया है, इंडस्ट्रियल यूज़ को इंक्लूड नहीं किया है। यानी कोई प्रॉपर्टी यदि आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दे रहे हो तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड, प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं किया है। एंड उसके बाद क्या बोला, एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा वो इसमें मेंशन कर दिया है। लाइक आपने किसी को फॉर एग्जांपल आपने रेजिडेंस पर्पस से दिया है तो उसमें और क्या इंक्लूड कर सकता है, वो 1 और 2 में आप देख सकते हो। कोई गार्डन है, गैराज है, कोई पार्किंग एरिया है तो वो भी सब आ जाएगा। वैकेंट लैंड है सामने का फॉर एग्जांपल दे दिया गया, ग्राउंड एंड आउट हाउसेज है इफ़ एनी अपरटेनिंग टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसी की बिल्डिंग से जुड़ा हो। नंबर 2, कोई फिटिंग है टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ, कोई फिटिंग जो अटैच है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करेगा इस प्रीमाइसेस में, प्रीमाइसेस सच एज होटल, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला, फॉरेन, तो उन सब में ये प्रीमाइसेस इंक्लूड नहीं करेगा। देन ये हमने फिर स्टडी किया था। देन ये तो हमने प्रीमाइसेस की डेफिनेशन देखी। सेक्शन 4 में हम टेनेंसी एग्रीमेंट में दे रहे थे कि प्रीमाइसेस में आप क्या क्या रेंट पे दोगे तो एग्रीमेंट पे देना होगा। देन 2 मंथ में आपको इन्फॉर्म करना होगा और ये आपकी जॉइंटली ड्यूटी बनती है कि आप इन्फॉर्म करिए रेंट अथॉरिटी को। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल टेनेंसी, कोई टेनेंसी जिसका पर्पस रेजिडेंशियल पर्पस से है, फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, तो कोई भी रेजिडेंशियल टेनेंसी है यदि जिसका टाइम पीरियड है लेस देन 12 मंथ, सो द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रेंट अथॉरिटी अबाउट सच टेनेंसी, उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, वेयर द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फेल्स टू जॉइंटली इन्फॉर्म, यानी ये क्लॉज 1 के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे आप एंटर किए और 2 महीने के अंदर में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, तो आपने फेल टू जॉइंटली इन्फॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट shall separately inform the execution of tenancy agreement to the rent authority within a period of 1 month from the date of expiry of the period specified in subsection 1. So for example jointly उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था 2 महीने के अंदर, उन्होंने 2 महीने के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया, देन हम एक्स्ट्रा 1 महीना और इंक्लूड कर रहे हैं कि आप सेपरेटली अपना वहाँ जाके आप इन्फॉर्म कर दो उनको। नाउ सबसेक्शन नंबर 3 है वेयर इन रिलेशन टू द टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेनेंसी इस एक्ट के इस एक्ट के पास होने से पहले भी की जा रही हो, तो आप सिंपली उस जो एग्रीमेंट की कॉपी है जो राइटिंग में है उसको आप प्रेजेंट अ कॉपी देयर ऑफ टू रेंट अथॉरिटी विद इन 3 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। एक टेनेंसी जो इस एक्ट के पास होने के पहले आपने इंटर की थी, अब आपको इन्फॉर्म करना होगा विद इन 3 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं किया हो तो आप उसको इंटर करिए। नंबर बी देखिए, इफ नो एग्रीमेंट इन राइटिंग वॉज इनैक्टेड इनटू, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल इंटर इन एग्रीमेंट in writing and regard to that tenancy and present the same to the rent authority within 3 months of the commencement of this act। तो नहीं था तो आप इंटर करिए और जाके 3 महीने के अंदर में आप उसको 3 मंथ में जाके रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए। बट सेम अगेन प्रोवाइजो, यदि आप ज्वाइंटली इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप ईच पार्टी को 1-1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि आप जाके इन्फॉर्म करिए। नाउ लास्ट ये हाईलाइटेड पोर्शन लाइक इफ द लैंडलॉर्ड हैज सबमिटेड हिज पर्टिकुलर विद इन द इस स्पेसिफाइड पीरियड बट द टेनेंट फेल्स टू सबमिट सच पर्टिकुलर, द लैंडलॉर्ड मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द इविक्शन ऑन द ग्राउंड दिस अलोन। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि जॉइंटली बोला था, जॉइंटली आपने सबमिट नहीं किया, सेपरेटली में बोला तो सेपरेटली में आपने 1 महीने का टाइम दिया, उसमें आपने कर दिया। फिर आप देखिए, इफ द लैंडलॉर्ड हैज सबमिटेड हिज पर्टिकुलर विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, लैंडलॉर्ड ने उस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में अपना जो क्लेम है वो तो सबमिट कर दिया, बट टेनेंट ने नहीं किया, बट टेनेंट फेल्स टू सबमिट सच पर्टिकुलर। तो सिर्फ एक ऐसा ग्राउंड है, सिर्फ मात्र एक इस ग्राउंड से लैंडलॉर्ड के पास राइट हो जाता है कि सामने वाली पार्टी को इविक्ट करा सकता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इफ द लैंडलॉर्ड हैज सबमिटेड हिज पर्टिकुलर विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, लैंडलॉर्ड ने सबमिट कर दिया बट टेनेंट फेल्स टू सबमिट सच पर्टिकुलर, टेनेंट दे ही नहीं पा रहा है, his particular tenant fails to submit such particular, the landlord may file an application for eviction on this ground alone, provided further that during such eviction, अब ये जो eviction हो रहा है, eviction proceeding, the rent authority shall notwithstanding anything contained in this act
डिसाइड इंटरिम रेंट पेएबल बाय द टेनेंट ड्यूरिंग सच एडजुडिकेशन। तो सच इविक्शन के प्रोसेस में चाहे तो रेंट अथॉरिटी जो आपकी वो डिसाइड कर सकती है कि इंटरिम रेंट कितना पे करना होगा टेनेंट को ड्यूरिंग सच एडजुडिकेशन, क्योंकि एडजुडिकेशन में टाइम भी लग सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल पुट इन प्लेस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इनेबलिंग सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं। नंबर 5 इज़ अबाउट द कि जैसे आप सबमिट कर देंगे एग्रीमेंट तो आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द पार्टीज। आप 5th में देखेंगे हाईलाइटेड पोर्शन, इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। 6 में क्या है, द टर्म ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रॉपर्टी मैनेजर हमने आप डेफिनेशन क्लॉज में आप देखिए कि प्रॉपर्टी मैनेजर क्या है, कौन से क्लॉज में डिफाइंड है। सो जो भी प्रॉपर्टी मैनेजर को आप ऑथराइज कर रहे हैं, कौन से टर्म में आप ऑथराइज कर रहे हैं, इफ़ एनी बाय द लैंडलॉर्ड टू द डील विद द टेनेंट शैल बी सच एज एग्रीड टू बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन दैट बिहाफ इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। तो टेनेंसी एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मैनेजर उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा। नंबर 7, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1, 2 एंड 3, जो भी 1, 2, 3 shall be conclusive proof of the fact regarding to the tenancy। वो जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, so जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन दिया ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि आप टेनेंसी में हो एंड मैटर कनेक्टेड देयर विथ एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन द लैंडलॉर्ड मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द एविक्शन ऑन दिस ग्राउंड अलोन। सो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि आप जो आप दे रहे हो ये बाद में कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, और यदि आप नहीं दे रहे हो या ऐसे कोई पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है वहाँ देने के लिए, सो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड के पास राइट क्रिएट हो जा रहा है दैट ही मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एविक्शन ऑन दिस ग्राउंड अलोन। बट इसमें और कुछ उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिंपली बताएगा इस ग्राउंड उनको पर्टिकुलर प्रोवाइड कराने थे बट दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन, सो उसका एविक्शन पॉसिबल है। नाउ सेक्शन 5 डील्स विद द पीरियड ऑफ टेनेंसी। हमने 4 में क्या देखा कि टेनेंसी एग्रीमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। 5th में हम देख रहे हैं कि ये टेनेंसी का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो क्लॉज 1 में देखिए, एवरी टेनेंसी एंटर्ड इनटू आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, जितना मर्जी चाहे वो कर ले, एंड एज स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। तो टेनेंसी एग्रीमेंट में जितना चाहे वो कर, एवरी टेनेंसी एंटर्ड इनटू द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड एज एग्रीड। कितना कब के लिए वैलिड होगी, पीरियड एज एग्रीड बिटवीन देम। नंबर 2, द टेनेंट मे रिक्वेस्ट द लैंडलॉर्ड। क्लॉज 2 में हम यहाँ पे पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक कितना टाइम पीरियड के लिए अलाउ होगा। पहले में हमने देखा कि पीरियड एज एग्रीड। नंबर 2 में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि टेनेंट में रिक्वेस्ट द लैंडलॉर्ड, टेनेंट रिक्वेस्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ द टेनेंसी विद इन द पीरियड agreed to the tenancy agreement, and all agreeable to the landlord may enter into new tenancy agreement। सो सिंपली मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए उसने किया, 2 साल के अंदर में उसे वापस से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम इस टेनेंसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप नई टेनेंसी एग्रीमेंट बनाइए। मे एंटर इनटू न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट विद द लैंडलॉर्ड ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। नंबर 3, वेयर द टेनेंसी फॉर ए फिक्स्ड टर्म एंड्स, खत्म हो चुकी है, एंड हैज़ नॉट बीन रिन्यूड, उसे रिन्यू भी आपने नहीं किया, और द टेनेंट फेल टू वैकेट द प्रीमाइसेस एट द एंड ऑफ सच टेनेंसी। नाउ अब जो टेनेंट है वो प्रीमाइसेस को खाली भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स या तो ख़त्म हो चुकी है, आपने रिन्यू भी नहीं कराया है, आप वैकेट भी नहीं कर रहे हो, फेल्स टू वैकेट द प्रीमाइसेस एट द एंड ऑफ सच टेनेंसी, देन सच टेनेंट शैल बी लाइबल टू पे एन इनहैंस्ड रेंट टू द लैंडलॉर्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 23। तो एक बार आपके पास लॉफुल राइट नहीं है उस टेनेंसी को कंटिन्यू करने का, आप बाहर हो चुके हैं, तो सेक्शन 23 के थ्रू आपको इनहैंस्ड रेंट पे करना होगा। ना प्रोवाइडेड दैट, इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है, कुछ भी हो। नाउ if the term of tenancy expire at the time when the locality where the premises let out on the rent situated is affected by any disaster event of force majeure, then subject to the said premises till a period of 1 month from the date of cessation of
such disastrous event on the same term and condition of the tenancy agreement already entered to। अब सिचुएशन ये है कि आपने दे तो दिया है, हमने 3 में क्या बोला कि आप यदि टेनेंसी ख़त्म होने के बाद यदि आप प्रीमाइसेस को वैकेट नहीं कर रहे हो तो 23 में आपको इनहेंस रेंट पे करना होगा। फॉर एग्जांपल आप कोविड की सिचुएशन में जाइए, जैसे ही टेनेंसी ख़त्म हो रही है साइड बाय साइड कोविड आ गया आपके एरिया में, सो आप उस एरिया में खाली भी नहीं कर सकते, नहीं खाली करोगे तो इस क्लॉज में सेक्शन 23 में इनहेंस रेंट कर लिया। सो इस वजह से एक प्रोवाइजो दे दिया गया कि यदि ऐसे कोई डिजास्टर्स इवेंट फोर्स मेजोर वाली सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप इविक्ट नहीं हो सकते हो, खाली नहीं कर सकते हो, सो वैसे केसेस में हम आपको ऑथराइज़ कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू करिए सेम टर्म्स एंड कंडीशन में, और जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म होती है उसके 1 महीने के अंदर हम आपको खाली करना होगा। वही लिखा है टिल ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन ऑफ सच डिजास्टर्स इवेंट। Now 6, right and obligation of succession in the case of death। कि अब राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्या राइट होंगे क्या ऑब्लिगेशन होंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ सक्सेसर। तो ये सक्सेसर किसी का भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड का भी सक्सेसर हो सकता है, टेनेंट का भी सक्सेसर हो सकता है इन केस ऑफ डेथ। सो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो भी ओरिजिनल कंटेंट था वही बाइंड होगा उनकी सक्सेसर पे। ऐसा नहीं होगा कि वो लैंडलॉर्ड के, वो मेरे फादर थे तो उन्होंने ऐसा बनाया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो भी ओरिजिनल एग्रीमेंट होगा, जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट आपने क्रिएट किया गया है, सक्सेसर में जब भी आपके पास राइट क्रिएट होगा या कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी तो वो सेम होगी जो कि एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड एज द केस में बी, and in such case the successor of the deceased landlord or tenant shall have the same right and obligation as agreed to the tenancy agreement for the remaining period of such tenancy। तो जितना भी रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए वो सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन होगा। नंबर 2 में हम लिस्ट देखेंगे कि सक्सेसर कौन कौन हो सकता है। सो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ टेनेंट और रेजिडेंशियल टेनेंसी द राइट ऑफ टेनेंसी शैल डिवॉल्व फॉर द फॉलोइंग पीरियड ऑफ टेनेंसी ऑन द सक्सेशन नेमली। कौन कौन से पे ये डिवॉल्व होगा, लाइक स्पाउस, वाइफ, स्पाउस पे जाएगा, कोई भी होगा, वाइफ एंड हस्बैंड, सन और डॉटर, और वेयर देयर आर बोथ सन एंड डॉटर, बोथ ऑफ देम, ये भी आ जाएगा, पेरेंट्स, डॉटर इन लॉ इंक्लूड हो जाएगी, बीइंग द वीडो ऑफ हिज प्री डिसीज सन, वीडो और डाइवोर्स सिस्टर, तो ये भी सब इंक्लूड कर लिए जाएंगे। सो ये लिस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। Provided that the successor has ordinarily been living in the premises with deceased tenant up to the date of his death। So basically ये कि he has ordinarily been living in the premises with the deceased। अब ये थोड़ी ना बोला 24/7 बंदा रहे, यदि आप ऑर्डिनरी नेचर में भी आप रह रहे हो तो हम उसको सक्सेसर मान लेंगे। नंबर 3, in the event of death of a tenant of non-residential tenancy, जो टेनेंट है नॉन रेजिडेंशियल टेनेंसी की, उसकी डेथ हो चुकी है, सो द राइट ऑफ टेनेंसी शैल डिवॉल्व फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टेनेंसी ऑन द पर्सन हु हैज सक्सीडेड द बिजनेस ऑफ डिसीज टेनेंट। एक नॉन रेजिडेंशियल टेनेंसी है जिसपे जो भी अब जब सक्सेसर के पास आएगी, सो जो भी बचा हुआ पीरियड है उसके रिगार्डिंग में बंदा कंट्रोल करेगा। सो द राइट ऑफ टेनेंसी शैल डिवॉल्व फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टेनेंसी, जितना टाइम पीरियड बचा हुआ है उसके लिए वो राइट कन्फर होगा ऑन द पर्सन। कौन से पर्सन पे होगा, हु हैज सक्सीडेड द बिजनेस ऑफ डिसीज टेनेंट। तो जो भी उस डिसीज्ड टेनेंट का जो भी बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, सो उसके पास जो भी पेंडिंग है या जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड है तब तक के लिए राइट क्रिएट होगा। नंबर 4 में देखिए कि एवरी एप्लीकेशन फॉर द सब्सटीट्यूटिंग, यदि एप्लीकेशन आपको मेंटेन करना है सब्सटीट्यूशन की, ये जो ईयर चेंज हो रहे हैं तो इसकी 1 महीने के अंदर में आप एप्लीकेशन चेंज डालिए फ्रॉम द डेथ ऑफ सच पर्सन। नंबर 5 में देखिए द एप्लीकेशन शैल कंटेन, अब एप्लीकेशन में आप क्या लिखोगे, जो भी बंदा आ रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है उसकी डिटेल लिखोगे, देन कोई समरी इंक्वायरी करोगे। ऑब्वियसली रेंट अथॉरिटी क्या करेगा कि एक इंक्वायरी के लिए भी भेज सकता है। सो द लास्ट लाइन पढ़िए, आफ्टर ए समरी इंक्वायरी बाय द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी। सो बेसिकली यहाँ पे आप एप्लीकेशन दे रहे हो। नंबर 6 is about whenever a pleader appearing for a party to the case comes to the know of the death of the party।
इन बिटवीन फॉर एग्जांपल प्लीडर को पता चल गया कि नहीं जो पार्टी इज़ नो मोर, सो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो रेंट अथॉरिटी को जाके, रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करे कि भाई बंदा डिसीज्ड हो चुका है, एंड एज द केस में भी शैल देयर अपॉन, तो क्या होगा, गिव नोटिस ऑफ सच डेट टू द अदर पार्टी, आप दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे, एंड फॉर द पर्पज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लीडर एंड डिसीज पार्टी शैल बी डीम्ड टू बी द सबसिस्ट। तो एक प्रोविजन और ये भी हो जाता है कि जो भी डिसीज्ड और प्लीडर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी सबसिस्ट करेगा। सो कहीं ना कहीं एक पर्पस ये भी होता है कि कंटिन्यू होगा। 7 में देखिए सबलेटिंग का प्रोसीजर है कि रिस्ट्रिक्शन हम कहाँ पे लगाएंगे, सबलेटिंग पे। सो क्लॉज नंबर 1, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो टेनेंट shall accept by entering into supplementary agreement to the existing tenancy agreement। तो जब भी आपको सबलेट करना है तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट पे आप इंटर करिए। उसके बाद क्लॉज ए पे देखिए सबलेट होल और पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, तो चाहे पूरा दे दे चाहे थोड़ा पार्ट दे दे, तो वो तो एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। नंबर बी ट्रांसफर और असाइन हिज राइट इन द टेनेंसी एग्रीमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ, कोई राइट असाइन कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, सो वो सब आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में लिखिए और फिर करिए। ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा प्रीमाइसेस आपने ले लिया, फिर आप उसको पार्ट पार्ट पे कर रहे हो सब टेनेंसी पे, सो ये वो सारे केसेस हैं। नंबर 2 पे आप देखिए सब क्लॉज 2 पे, वेयर द प्रीमाइसेस इज सबलेट अपॉन इंटरिंग अपॉन द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के बेसिस पे आप इंटर कर चुके हैं। सो हाईलाइटेड पोर्शन देखिए, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल जॉइंटली इन्फॉर्म द रेंट अथॉरिटी। अभी आपने एग्रीमेंट किया, आपने इन्फॉर्म कर दिया, जो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा 2 महीने के अंदर। लेटर ऑन ये आपने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट इंटर किया, सो आप जॉइंटली आप लाइबल हैं कि आप जॉइंटली जाके रेंट अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करिए अपनी सब टेनेंसी के बारे में। और इसका कितना टाइम पीरियड है, ये भी 2 महीने का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच एग्रीमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिख रही है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉइंटली जाके आप रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए कि हमारा ये एग्रीमेंट है या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, ये टाइम पीरियड कितना, 2 महीने। सो ऐसे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, वो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 तक। या नाउ चैप्टर नंबर 3 ये बात कर रहा है रेंट के बारे में। सो सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट द रेंट पेएबल। रेंट आपको कितना देना होगा, सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है। 9 में क्या है, रिवीजन ऑफ रेंट। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट में आप टाइम लिमिट तो है नहीं, 10-12 साल का आपने एग्रीमेंट बना लिया, 3 साल का लेस टाइम पीरियड ले लेते हैं, 3 साल का आपने बनाया है और आपको रेंट रिवाइज करना है कि आपको कुछ टाइम बाद कुछ परसेंटेज बढ़ाने हैं, सो उसके लिए आपको सेक्शन 9 दे दिया गया, कब कब आप रिवाइज करेंगे। 8 में हम देखेंगे द रेंट पेएबल रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस की डेफिनेशन आपने देख लिया है डेफिनेशन क्लॉज में। शैल बी द रेंट एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट in accordance with the terms of the tenancy agreement or revised under section 9 और determined under section 10। देखिए 3 टर्म है, या तो आपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया हो 8 पे कर लो, 9 में कोई रिवीजन पे ला रहे हो वो भी रेंट हो जाएगा, 10 कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको डिटरमाइन हो रहा है तो सेक्शन 10 में हो रहा है। सो 8, 9, 10 ये जितनी भी सारी चीज़ें हो जाएंगी इनको हम बोलेंगे कि एक्चुअली में रेंट ही बोलेंगे, तो यही जो रेंट पेएबल होगा। 9 इज क्या है, 9 है रिवीजन ऑफ द रेंट। अब इसमें हमको सबसे पहले आप देखिए कि रेंट का रिवीजन क्या होता है। द रिवीजन ऑफ रेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। तो जितना एग्रीमेंट में वो आपस में डिसाइड करेंगे कि रेंट में कितना रिवाइज्ड होगा, वही चीज़ हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे ये देखना आगे अगले वाले सेक्शन में कि कब आप कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में आप अपना रेंट रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेवलपमेंट कराया, आपने घर पे कुछ डेवलपमेंट करा दिया, नेसेसरी डेवलपमेंट था या नहीं था वो हम देखेंगे। देन 3 में है इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 3 में क्या है कि ये कब एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि एक एक्ट तो हमारे पास 1972 का भी था। तो फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट जो 1972 के पहले आप इंटर किए तो आप रिवीजन उसका कब कराओगे। सो वो सारी सिचुएशन है। नाउ द बिल्डिंग इज रेजिडेंशियल पर्पस से है या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस से है, उससे के हिसाब से आपका रेट चेंज होता है रिवीजन का। सो हमने पहले में देखा कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड करेंगे कि रेंट का जो आपको रिवीजन करना है उसकी क्या वैल्यू होगी। नंबर 2 में आप देखिए कि वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी शुरू हो गई,
नाउ द लैंडलॉर्ड हैज़ इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट इन राइटिंग विद द टेनेंट, टेनेंट के साथ आप एग्रीमेंट पे भी जा चुके हो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। ध्यान रखिएगा, काम अभी शुरू नहीं हुआ है और आप टेनेंट के साथ एग्रीमेंट पे जा चुके हो। एंड हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली आप एक्सपेंडिचर तो कुछ एक्सपेंडिचर में खर्चा, फॉर कैरिंग आउट इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ एडिशन करना है या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करना है इन द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट, अपने प्रीमाइसेस पे नहीं, जो टेनेंट पे है प्रीमाइसेस। यहाँ बात कर रहे हैं टेनेंट की जिस प्रीमाइसेस पे रह रहा है उस प्रीमाइसेस पे यदि आपको कुछ चेंज करना है, विच डज नॉट इंक्लूड रिपेयर नेसेसरी टू कैरीड आउट अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अंडर में जो रिपेयर है, जो नेसेसरी रिपेयर है, उसको छोड़ के, उसके अलावा द लैंडलॉर्ड मे इंक्रीज द रेंट ऑफ प्रीमाइसेस बाय एन अमाउंट एज अग्रीड टू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड सच इंक्रीज इन रेंट, ध्यान रखिएगा, सच इंक्रीज इन रेंट शैल बिकम इफेक्टिव कब से होगा, फ्रॉम 1 month आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सच वर्क। ऐसा थोड़ी ना कि पहले दिन से आप कर लो। फॉर एग्जांपल काम कंप्लीट करने में 4 महीने लगे तो अभी से वो क्यों देगा, एक बार काम कंप्लीट होगा उसके बाद वो करवाएगा। नाउ सीन इज़ वेरी क्लियर, एक प्रीमाइसेस पे जिस पे टेनेंट रह रहा है उस पर कुछ चेंज करना है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट होगा कि भाई इसको अल्टरेशन या इसको ये चेंज कराना है, बट ये सेक्शन 15 का नहीं होगा, सेक्शन 15 वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो वैसे केसेस में जैसे ही वो जो वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 महीना के बाद ही आपको ये रेंट रिवाइज हो सकता है। नंबर 3 में देखिए, सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीमाइसेस इस एक्ट के पास होने से पहले कर दिया गया, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द रेंट thereof shall be liable to be revised for a further period of 2 years from the commencement of this act। अभी कौन से फार्मूला के बाद उस एक्ट के पास होने के बाद जो 2 साल तक चलेगा रिवाइज रेंट का है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा वो नीचे दिया गया है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये रिवाइज होगा। पहले मैं क्या बोला कि जब कोई भी प्रीमाइसेस जो कि प्रायर है लेट आउट 15/7/1972 के पहले दिया गया है तो हम मान लेंगे कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेट आउट ऑन 15/7/1972। ओके। नंबर बी, वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट ऑन और आफ्टर 15/7/1972, यदि उस दिन 57 या 57 के बाद दिया गया है, देन द डेट फॉर रिविजन ऑफ रेंट शैल बी 1 year आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी, 1 साल बाद आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी। नाउ the rate of rent payable in above case shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum in case of residential accommodation and 7% for the case of non-residential premises। और ये जो रेट होगा ये कंपाउंडेड ऑन ईयरली बेसिस होगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये प्रोवाइजो, हाईलाइटेड प्रोवाइजो आप देखिए ये वाला, provided that notwithstanding anything mentioned above, the revised rent payable as per formula indicated in aforesaid provision shall be payable as below from the date of commencement of this act। ठीक है, जब से ये एक्ट पास हुआ है उसके बाद से आप देंगे। नाउ सबसेक्शन 4 आप देखिए, notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 3 wherein any premises referred to has been let out to a tenant, the landlord of such premises shall also be entitled for revision of rent in accordance with the provision of clause 3 and the relevant provision of this act। तो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में कोई प्रीमाइसेस यदि दिया गया, भले ही कुछ बोला गया हो, बट वेयर एनी प्रीमाइसेस रिफर्ड टू हैज़ बीन लेट आउट ऑन द टेनेंट को दिया गया तो उसमें भी रेंट का रिवीजन हो सकता है। 3 में क्या बोला था कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे आप नहीं जाओगे, मतलब किसको रेंट पे आप नहीं करोगे, बट उसमें एक्सेप्ट प्रोवाइजो में तो दिया था कि आप चाहो तो एग्रीमेंट पे जा सकते हो। ये उसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लॉज नंबर 5 क्या है, इन द केस ऑफ टेनेंसी इंटर्ड इनटू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पास होने के पहले आप टेनेंसी में जा चुके हो, देन द लैंडलॉर्ड शैल बाय नोटिस इन राइटिंग टू द टेनेंट डिमांड द इनहेंस द रेट ऑफ रेंट। तो लैंडलॉर्ड इंटर बोल सकता है कि हमको रेट ऑफ जो रेंट है उसको हमको इन्हांस करना है, और ये आप ये नोटिस देंगे रिफर्ड इन सबसेक्शन 3 एंड द रेट ऑफ रेंट सो इन्हांस्ड शैल बी पेबल विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। और जो भी इन्हांस रेंट है 30 दिन के अंदर आपको पे करना होगा।
नंबर 6 में देखिए, नो एरियर ऑफ अफोर्सेड इनहेंस्ड रेंट शैल बी पेबल और रिकवरेबल फॉर ए पीरियड प्रायर टू द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो पुराना एरियर इसमें रिकवरी आप नहीं करोगे नंबर 6 में। ऑलराइट, द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट सेक्शन 10, रेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिवाइज्ड रेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। हमने 8 में देखा था कि आप डिसाइड कर लीजिए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, 9 में देखा कि रिवाइज रेंट है, 10 में देख रहे हैं कि रेंट अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि रिवाइज रेंट के टू डिटरमाइन द रिवाइज रेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। नाउ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ द रेंट, रेंट को रिवाइज करना, द रेंट अथॉरिटी में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, दोनों में से कोई एप्लीकेशन लगा दे टू डिटरमाइन द रिवाइज रेंट एंड अदर चार्जेस जो कि पे करने होंगे। नंबर 2 में देखिए, इन डिटरमाइनिंग द रेंट शुड बी रिवाइज, तो रेंट अथॉरिटी क्या कंसीडर करेगा, जो भी मार्केट रेट प्रिवेल कर रहा होगा उसी के हिसाब से उसे डिसाइड करेगा। नंबर 3, वंस अ डिटर्मिनेशन अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन मेड, फिक्स कर दिया कि ये रिवीजन ऑफ द रेंट है, नो एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश डिटर्मिनेशन शैल लाई फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द सेट डिटर्मिनेशन। तो आप फ्रेश डिटर्मिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन नहीं करोगे, शैल लाई फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द सेट डिटर्मिनेशन, तो 1 साल तक तो आप एप्लीकेशन दोबारा नहीं डालोगे। नंबर 4 में क्या बोला, द रेंट अथॉरिटी मे डिटरमाइन प्रोविजनल रेंट, अब प्रोविजनल रेंट भी डिसाइड कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फॉर द रिवीजन ऑफ रेंट, प्रोसीडिंग चल रही तो आप प्रोविजनल रेंट डिसाइड कर सकते हो। 11 में आप कंसीडर कर लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको कितना डिपॉजिट करना होगा एज अ सिक्योरिटी। सो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड बाय द टेनेंट इन एडवांस, ऑब्वियसली ये एडवांस में ही दिया जाएगा, आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है, शैल बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। तो जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री कर जाए सो वो होता है। नंबर ए में क्या है, नॉट एक्सीड 2 मंथ रेंट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, बट एक्सीड नहीं करेगा कि ये 2 मंथ के रेंट से। बेसिकली इसका पर्पस होता है कि 1 मंथ आपका जो किराया होता है एंड 1 मंथ का पर्पस ये होता है कुछ सिक्योरिटी में आप वो कर लो कि कुछ आपने गलत किया प्रॉपर्टी के साथ, तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। एंड नंबर बी में है कि 6 मंथ का रेंट तक आप लिमिट कर सकते हो फॉर द नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस। सो रेजिडेंशियल पर्पस में आप मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना ले सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ रेंट, और रेंट क्या होगा जो ऑब्वियसली पार्टीज डिसाइड करेंगे आपस में। देन 6 मंथ रेंट अबाउट द नॉन रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। नंबर 2 में देखिए, द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द टेनेंट। अब ये रिफंड कब किया जाएगा, ऑन द डेट ऑफ टेकिंग ओवर वैकेंट पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस फ्रॉम द टेनेंट आफ्टर मेकिंग ड्यू डिडक्शन ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ द टेनेंट। तो जब भी आप अपना प्रीमाइसेस वापस लेंगे, पोजीशन वापस लेंगे, तो जितनी भी ड्यू डिडक्शन ऑफ एनी कोई भी ड्यू लायबिलिटी है तो आप उसको डिडक्ट करिए ये सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट से, और वो अमाउंट उसको रिफंड करना होगा आपको। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हमने देखा सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 11 तक। चैप्टर नंबर 4, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के क्या राइट होंगे, उनके क्या ऑब्लिगेशन होंगे, वो हम कंसिडर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 12 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक। सो इस चैप्टर में हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट एंड ऑब्लिगेशन कंसिडर करेंगे। तो किसी के क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है। सेक्शन नंबर 12 में देखिए कि ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी रिटेन्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। जो भी ओरिजिनल कॉपी है तो ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आप उसकी एक डुप्लीकेट बनेगी, और उसका काउंटर पार्ट जो होगा, जो काउंटर पार्ट ऑफ सच एग्रीमेंट है, वो एक दूसरे को शेयर किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा एज ए सेकेंडरी एविडेंस में काउंटर पार्ट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन ये हो गया सेक्शन 12 में। द टेनेंसी एग्रीमेंट शैल बी साइंड इन डुप्लीकेट बाय बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, 2 कॉपी बनेगी, and one each of such original signed tenancy agreement shall be retained by the landlord and the counterpart of such agreement by the tenant। तो 2 कॉपी बनेगी, एक ओरिजिनल उसके लैंडलॉर्ड के पास रहेगी, काउंटर पार्ट टेनेंट के पास जाएगी। नंबर 13 में देखिए कि 13 में क्या, राइट एंड अदर चार्जेस पेबल एंड रिसीट फॉर पेमेंट देयर ऑफ। सो ऑब्वियसली जो आदमी एक है एज अ टेनेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसके पास ये ड्यूटी बनती है कि वो अपना रेंट पे करे। एंड एट द सेम टाइम क्लॉज 2 में आप देखेंगे तो क्या लिखा है कि जो भी स्टिपुलेटेड टाइम के लिए जो भी आपने रेंट दिया है, तो जैसे ही टेनेंसी एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट मिला आपको,
सो आपके पास आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप एक्नॉलेज करें उस चीज़ को, अ ड्यूली साइन अ रिसीट फॉर दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, आप उसको वो प्रोवाइड करें। सो बेसिकली एक आदमी रेंट दे रहा है, दूसरा आदमी उसके रिगार्ड में रिसीट देगा। नंबर उसका प्रोवाइजो में देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पेमेंट ऑफ रेंट या जो भी अदर चार्जेस हैं, ये बेसिकली आप कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड या बैंक एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करिए। ये बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सच पेमेंट। आपने पे किया तो कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट शैल बी ओपन टू द टेनेंट के लिए, बट ये ओपन रहेगा कि वो कैसे देना चाह रहा है, लाइक अदर चार्जेस बाय हिज लैंडलॉर्ड, बाय कैश देना चाह रहा है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल मनी, या कैसे देना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे आप, बैंक एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करोगे, सो बेसिकली ये कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है लेटर ऑन। नाउ इज अबाउट द 14 इज अबाउट द डिपॉजिट ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी। सो हमने 12 में क्या देखा कि काउंटर पार्ट बन रहा है, जो भी डुप्लीकेट में आप साइन करके काउंटर पार्ट बन रहा है। 13 में देखा कि एक आदमी रेंट दे रहा है, टेनेंट रेंट दे रहा है, जो लैंडलॉर्ड होगा वो एक्नॉलेज करेगा, रिसीट देगा, कैसे पे करना है वो हमने 13 में देख लिया कि आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक करो, बट ये फिर भी टेनेंट के ऑप्शन पे रहेगा। देन 14 में आ जाएगा कि इस रेडी रेंट को हमको डिपॉजिट करना है रेंट अथॉरिटी के पास। सो कौन से सिचुएशन में हम डिपॉजिट करेंगे? सो नंबर 1, जहाँ पे लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर दे एक्सेप्ट करने से एनी रेंट और अदर चार्जेस पेबल, और रिफ्यूज़ टू गिव अ रिसीट। दो चीज़ें, या तो लेने से मना कर दे कि भाई मैं रेंट नहीं लूँगा, और नंबर दूसरा कि रिसीट को देने से मना कर दे। सो द रेंट एंड अदर जो भी आपके पास जो भी लॉफुल चार्जेस हैं, सो वो आप शैल बी पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर। आप पोस्टल मनी ऑर्डर से लैंडलॉर्ड को आप दे दीजिए। नाउ एनी अदर मैटर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कंसेक्यूटिवली फॉर द 2 मंथ। तो अगले 2 महीने तक आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड या पोस्टल मनी जो अदर मेथड में लिखा है, सो आप उसको ट्रांसफ़र करिए। नाउ एंड इफ द लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेंट एंड अदर चार्जेस विद इन सच पीरियड, देन द टेनेंट में डिपॉजिट द सेम विद द रेंट अथॉरिटी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप कोशिश करिए, आप दीजिए, उसको नहीं ले रहा है तो आप जाकर रेंट अथॉरिटी को दे दीजिए। तो आप कैसे करेंगे? नंबर 2 में देखिए, द डिपॉजिट शैल बी अकम्पनीड बाय एन एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन लिखिए, ये सिचुएशन मेंशन करें उसमें, बाय द टेनेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। क्या क्या उसमें रहेगा? लाइक प्रीमाइसेस का आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए, कौन से पीरियड का आप रेंट देना चाह रहे हैं, लैंडलॉर्ड का नाम और एड्रेस दे दीजिए, क्या रीज़न है, रीज़न एंड सर्कमस्टांसेस फॉर विच द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग द रेंट एंड अदर पेबल चार्जेस इज मेड। कौन से सर्कमस्टांसेस है, तो यही लिखेंगे कि ले नहीं रहा है वो, रेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। नंबर ई, सच अदर पर्टिकुलर एज में बी नेसेसरी, कोई अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो भी आप दीजिए। नंबर 3 में देख लीजिए कि मान लीजिए वेयर द टेनेंट इज अनेबल टू डिसाइड एज टू होम द रेंट इज पेबल। अब यही नहीं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, टेनेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि हमको किसको देना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट द टेनेंसी में इन सच केस डिपॉजिट द रेंट विद रेंट अथॉरिटी, कि जो इसका अप्रोप्रिएट बंदा हो आप उसको दे दो, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। नंबर 4 में आ जाइए, वेयर द रेंट इज डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 3, डिपॉजिट कर दिया गया है, राइट। सो द रेंट अथॉरिटी शैल इंक्वायर द केस एज टू होम द रेंट इज पेबल एंड पास ऑर्डर। तो रेंट अथॉरिटी एक इंक्वायरी बैठाएगी और रेंट डिसबर्स कर देगी। नंबर 5 में देखिए, द विड्रॉल ऑफ द रेंट and other charges payable deposited under subsection 1 or subsection 2 shall not by itself operate as an admission against the landlord or any other claim made by the tenant। अब आपने रेंट अथॉरिटी के सामने कोई डिपॉजिट कर दिया है पैसा, इसका मतलब ये एडमिशन नहीं मान लिया जाएगा कि आप वो बंदा लैंडलॉर्ड है, आप टेनेंट है। वही बोल रहा है कि नॉट बाई इट सेल्फ ऑपरेट एज एन एडमिशन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में ये एडमिशन नहीं क्रिएट हो जाएगा, और एनी अदर क्लेम मेड बाय द tenant if the landlord withdraw it to the extent of rent agreed upon under the tenancy agreement। 15 में देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने 9 में देखा था रिवीजन ऑफ रेंट में 15 को एक्सक्लूजन करके रखा था, तो अभी हम देखेंगे 15 में क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ये कराना है। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग टू द कंट्रारी, now the landlord and the tenant shall keep the premises as in a good condition as in a commencement of the tenancy। तो पहले तो आप इसको ठीक करके रखना है, गुड कंडीशन में इसको रखना होगा इस प्रीमाइसेस को, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्मल वियर एंड टियर, एंड शैल रिस्पेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर एंड मेंटेन द सेड प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल और एग्रीड बिटवीन द टेनेंसी एग्रीमेंट।
सो सिंपल, उनको रीजनेबल रिपेयर कराना होगा या जो भी डिसाइड किया गया है। नंबर 2, यदि कोई कॉमन फैसिलिटी है जो कि शेयर अमॉन्ग द अदर टेनेंट्स के साथ हो रही है या लैंडलॉर्ड के साथ ही टेनेंट हो रही है, सो द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड टू रिपेयर एंड मेंटेन दोज फैसिलिटीज शैल बी सच एज मे बी स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। कॉमन एरिया तो वो डिसाइड करेंगे इनका कैसे मेंटेन होगा। नंबर 3, द टेनेंट फेल्स टू फेल या रिफ्यूज़ कर देता है टू कैरी आउट द रिपेयर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 और 2, सबसेक्शन 1 या 2 में जो भी फॉर एग्जांपल टेनेंट फेल कर जाता है या मना करता है, देन द लैंडलॉर्ड में कैरी आउट द रिपेयर एंड डिडक्ट द अमाउंट इनकर्ड फॉर सच रिपेयर फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आप करा लो सिक्योरिटी डिपॉजिट से, उसको काट लो, एंड द अमाउंट सो डिडक्टेड शैल बी पेड बाय द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। और जो भी अमाउंट डिडक्ट किया गया है वो अमाउंट आपको देना होगा 1 महीने के अंदर, 1 month or die issue of the notice by the landlord to the tenant, by the landlord in that regard। तो आप उसको नोटिस दीजिए और आप उसको बताइए कि ये चार्ज इंक्लूड हुआ, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट से कर लिया है, अब आप 1 महीने के अंडर में वो हमको रीइंबर्स करो। रीइंबर्स इन द सेंस आपको वापस उसको मेंटेन करो। प्रोवाइडेड दैट इफ द कॉस्ट फॉर सच रिपेयर एक्सीड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक्सीड कर जा रहा है देन so the tenant shall be liable to pay the excess cost। तो excess cost भी दीजिए including the security deposit so deducted to the landlord within a period of 1 month। नंबर 4 में देखिए, in case the landlord refused to carry out the repair referred to in subsection 1 or 2, the tenant may carry out such repair। लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया तो जाकर टेनेंट कैरी आउट कर ले, और वो कहाँ से काटेगा, रेंट के अमाउंट से काटेगा जो भी सक्सीडिंग मंथ। बट प्रोवाइजो में इसके लिए बोला है कि बट इन नो केस द डिडक्शन फ्रॉम रेंट इन एनी 1 month शैल एक्सीड 50% ऑफ द एग्रीड रेंट। बट किसी भी महीने में आप 50% से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं करेंगे, बट आप सक्सेसिव फिर आप कर लीजिए, अगले महीने और कर लीजिएगा, फिर अगले महीने और 50% तक आप कर लीजिएगा जो भी अमाउंट आपको कट करना होगा। क्लॉज नंबर 5 में देखिए, वेयर द प्रीमाइसेस इज इनहैबिटेबल, रह ही नहीं सकते हो आप विदाउट द रिपेयर, बिना रिपेयर के आप रह ही नहीं सकते हो। नाउ अब इस केस में लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड रिपेयर आफ्टर बीइंग कॉल्ड अपॉन बाय द टेनेंट इन राइटिंग टू डू सो, द टेनेंट मे अबैंडन द प्रीमाइसेस आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड अ 15 days नोटिस इन राइटिंग। तो आपने रह नहीं सकते हो, इनहैबिटेबल है बिना रिपेयर के, लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप 15 दिन की नोटिस दो, टेनेंट में अबैंडन छोड़ सकते थे प्रीमाइसेस, लैंडलॉर्ड को 15 days की नोटिस पे देके। नाउ 6 पे देखो कि अनइनहैबिटेबल है फॉर द टेनेंट ड्यू टू एन इवेंट ऑफ फोर्स मैजोर क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल फोर्स मैजोर क्लॉज की वजह से आप उसमें रह ही नहीं सकते, or the tenant is unable to reside due to occurrence of such event, the landlord shall not charge rent from the tenant until the said premises is restored by the landlord, subject to the provision of this section to be inhabitable। ओके, सो जब तक वापस से रहने लायक नहीं होगा तब तक आप चार्ज नहीं करोगे। Now, provided that where the rented premises become inhabitable as specified in subsection 5 or the subsection and the landlord fails to carry out the required repair to make it inhabitable, the said premises could not be made inhabitable, then security deposit at advance rent shall be refunded by the landlord to the tenant within a period of 15 days of the expiry of the notice period, after making due deduction of liability of the tenant if any। So important part ये है कि यदि कोई एक जगह रहने लायक नहीं है और आपको टेनेंट ने इन्फॉर्म किया कि आप इसको बनाइए और आप फिर भी फेल कर जाते हो, बंदा टेनेंट नोटिस देगा 15 डेज़ की और वो वहाँ से जा सकता है। सो अब लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि जो भी उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है या कोई रेंट जो कि एडवांस में है वो उसको रिटर्न करे, एंड ऑब्वियसली कोई ड्यू डिडक्शन है तो उसको काट सकता है। नंबर 16 इज अबाउट द टेनेंट टू लुक आफ्टर द प्रीमाइसेस। कि अब मान लीजिए ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ टेनेंसी चल रही, सो द टेनेंट के पास क्या होगा कि टेनेंट क्या क्या करेगा। नंबर 8, नॉट इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली डैमेज द प्रीमाइसेस।
नंबर बी, इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड इन राइटिंग ऑफ एनी डैमेज, कुछ डैमेज हुआ तो इन्फॉर्म करें। नंबर सी, एक रीजनेबल केयर एक उसको रखना पड़ेगा ऑफ द प्रीमाइसेस एंड इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग फिटिंग फिक्सचर, ये सब जो भी होगा कि हैबिटेबल इन नेचर का वो बना रहे। 17 में देखिए एंट्री इनटू प्रीमाइसेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी जो लैंडलॉर्ड होगा या प्रॉपर्टी मैनेजर है मे इंटर इनटू द प्रीमाइसेस जो रेंट पे दिया गया है आफ्टर सर्विंग एंड नोटिस, कितने टाइम पीरियड के पहले, 24 घंटे पहले आप एटलीस्ट नोटिस दीजिए। अब आप क्या करने जाएंगे, नंबर 8, टू कैरी आउट रिपेयर और रिप्लेसमेंट और टू गेट वर्क डन इन द प्रीमाइसेस, कुछ करना है। नंबर बी, टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना है। नंबर सी, फॉर एनी अदर रीजनेबल कॉज फॉर द एंट्री स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट, कोई भी रीजनेबल कॉज है तो उसमें भी आप जा सकते हो। नंबर 2 में देखिए द नोटिस शैल स्पेसिफाई द डे टाइम एंड रीजन फॉर द एंट्री, तो नोटिस मेंशन करेगा, बट प्रोवाइजो में बोल दिया कि बिफोर सनराइज जाइए और बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट ये चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। बट प्रोवाइडेड में ये भी दिया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप जा सकते हो। नंबर 18 में देखिए इन्फॉर्मेशन एज टू द प्रॉपर्टी मैनेजर, इन केस द लैंडलॉर्ड हैज एंगेज द प्रॉपर्टी मैनेजर सो लैंडलॉर्ड शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द टेनेंट। अब टेनेंट को आप लैंडलॉर्ड क्या इन्फॉर्म करेगा, दैट नेम ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर, कि मेरी प्रॉपर्टी की ये देखभाल करेगा, लाइक ही इज द प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रूफ देगा सच प्रॉपर्टी मैनेजर इज ऑथराइज बाय द लैंडलॉर्ड, और सी स्पेसिफिक पर्पस हो गया कोई फॉर विच द प्रॉपर्टी मैनेजर हैज़ बीन ऑथराइज्ड। Number D, if the property manager is a legal entity like firm, the name of the entity. अब 19 में देखिए ड्यूटी ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर एंड कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज ड्यूटी, प्रॉपर्टी मैनेजर जो अपॉइंट किया गया है उसकी क्या ड्यूटी होंगी और यदि वो फॉलो नहीं करता अपनी ड्यूटी तो उसके वायलेशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नंबर ए, रेंट कलेक्ट करेगा। नंबर बी, डू इसेंशियल रिपेयर की ज़रूरत है तो वो करेगा। सी, इंस्पेक्ट कर सकता है। नंबर डी में आप देखिए तो नोटिस देगा टेनेंट को प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, या कोई पेमेंट में कोई डिले हो रहा है तो उसके लिए नोटिस दे सकता है। रिवीजन ऑफ रेंट करना है उसके लिए दे सकता है। वैकेशन, रिन्यूअल, तो ये सब के लिए। ई में क्या हो गया कि डिस्प्यूट अमंग द टेनेंट कोई है उसको रिजॉल्व करना होगा। एफ में एनी अदर मैटर रिलेटेड टू टेनेंसी, सो बेसिकली जो भी मेंटेनेंस का हो गया, कुछ इश्यूज हैं सो उनको शॉर्ट आउट करने का हो गया, सो वो प्रॉपर्टी मैनेजर उसको डील करेगा। एंड नंबर 2 नंबर देखिए, विद द प्रॉपर्टी मैनेजर एक्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, नहीं फॉलो कर रहा प्रॉपर्टी मैनेजर या लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो कर रहा है, सो क्या होगा, सो द रेंट अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दैट बिहाफ, तो चाहे लैंडलॉर्ड या टेनेंट एक एप्लीकेशन दे सकते हैं रेंट अथॉरिटी को कि इसको रिमूव करना है, रिमूव द प्रॉपर्टी मैनेजर और इम्पोज सच कॉस्ट on the property manager so as to compensate any loss incurred by the landlord or tenant due to such contravention. For example, उसको मेंटेन कराना था, प्रॉपर्टी मैनेजर मेंटेन नहीं करा रहा तो उसमें लैंडलॉर्ड को भी लॉस हो रहा है, टेनेंट को भी कॉस्ट होगा, तो रेंट अथॉरिटी के पास ये अप्लाई कर सकते हैं कि हमको इसको ठीक कराइए, हमको जो भी पेमेंट है, जो भी हमको लॉस हुआ है उसको आप रिम्बर्स कराइए। सेक्शन नंबर 20 देखिए, विदहोल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज, विदहोल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज, कोई इसेंशियल सप्लाई आप उसको रोक दे रहे हो, सो फॉर एग्जांपल गैस का हो गया, पानी का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, आप रोक दे रहे हो, सो उस प्रोविज़न के रिगार्डिंग में सेक्शन 20 बात कर रहा है। नंबर 1 है कि नो लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर शैल आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन, एक तो कोई भी विदहोल्ड नहीं करेगा एनी इसेंशियल सप्लाई फॉर द सर्विस इन द प्रीमाइसेस ऑक्युपाइड बाय द टेनेंट, तो कोई भी इसेंशियल सप्लाई के लिए आप विदहोल्ड नहीं करोगे। नंबर 2 में बोला है कि यदि ऐसा होता है तो आप एप्लीकेशन करिए, एप्लीकेशन दीजिए रेंट अथॉरिटी को फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द सप्लाई, और एक बार आपने एप्लीकेशन दिया तो सबसेक्शन 3 में एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी जिसकी रिपोर्ट एप्लीकेशन मेड बाय द टेनेंट अंडर सबसेक्शन 2 एंड कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन 1 month ऑफ द फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, 1 महीने के अंदर में इंक्वायरी कंप्लीट करिए। 4 में देखिए कि रेंट अथॉरिटी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा सुनने का और अवॉर्ड अ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 2 month रेंट टू बी पेड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर विदड्रॉइंग द इसेंशियल सप्लाई सो एज टू कंपनसेट द लॉस इनकर्ड, ठीक है, तो 2 महीने का जो रेंट है उसको एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। नंबर 5 में देखिए, द रेंट अथॉरिटी में लेवी अ पेनल्टी ऑफ सम नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस द मंथली रेंट टू द टेनेंट
इफ़ इट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलेस और वेक्सेसियस। सो सेम वाइज कि एप्लीकेशन वेक्सेसियस है, फ्रिवलेस है, प्लान्ड है, डिलिबरेटली किया गया है गलत तरीके से, सो उसमें 2 महीने का रेंट उसके ऊपर वो भी फाइन लगा सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन में बोला कि इसेंशियल सर्विस क्या होगा, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप, कुकिंग गैस सप्लाई, कोई लाइट इन पैसेज है, लिफ्ट, स्टेयरकेस, ये सब कुछ हो रहा है, सैनिटरी पर्पस का है। सो ये सारी चीज़ें आपके इसेंशियल सप्लाई में आ जाएंगे, जिसके लिए यदि कभी भी आपको रोका जाएगा तो आप सीधा एप्लीकेशन लगाइए रेस्टोर करने के लिए, और सबसे पहले तो इमीडिएटली इसको रिस्टोर करा जाएगा, उसके बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, एंड देन फिर वैसे वर्षा जो भी पार्टी रहेगी उसके रिगार्डिंग में 2 महीने का जो भी रेंट के हिसाब से चाहे फाइन दिया जाएगा चाहे कंपनसेशन दिया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द सेक्शन, दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमने सेक्शन 12 से बात किया आपके 20 तक। या नाउ अब है चैप्टर नंबर 5। सो टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन। तो टेनेंट का एविक्शन हमको करना है, उसके रिगार्ड में प्रोटेक्शन। देन सेकंड टॉपिक क्या, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड। तो या तो हमको एविक्शन से बचाना है टेनेंट को, और दूसरा क्या रेमेडी हो सकती है कि लैंडलॉर्ड को रिकवरी ऑफ पोजीशन करना है प्रीमाइसेस का। सो ये सारे प्रोविज़न या इससे रिलेटेड हमको मिलेगा सेक्शन नंबर 21 से लेके आगे। 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन। सबसे पहला राइट टेनेंट का क्रिएट हो जा रहा है कि एविक्शन से रिगार्डिंग यदि हमको टेनेंट को बचाना है, सो व्हाट आर द प्रोविजन। सो टेनेंट शैल नॉट बी इवेक्टेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड टू इन राइटिंग बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सो डेफिनेटली एज पर द एग्रीमेंट जनरली वो उसको इवेक्ट नहीं करेगा जब तक कि यह कोई पर्टिकुलर कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी हो। then provided except in accordance with the provision of subsection 2 or in accordance with the provision of section 22। so section 22 explicitly mention कर दिया गया कि उसी के अकॉर्डिंगली आपको टेनेंट को इवेक्ट कराना होगा, अदरवाइज या फिर जैसा आपके एग्रीमेंट में लिखा हो उसी अकॉर्डिंगली उस बंदे का एविक्शन होगा, अदरवाइज वो चीज़ नहीं होगा। provided that where the landlord has acquired the premises by sale deed after the commencement of this act and it was in the occupation of the tenant। now provided that where the landlord has acquired, landlord के पास ने acquire किया the premises by sale deed after the commencement of this act। so simply इस act के पास होने के बाद जो landlord था उसने premise के acquired किया, कैसे acquire किया, उसने acquire किया through the sale deed and now it was in the occupation of the tenant, और अब किसके पास है, tenant के पास है। so since before its purchase no application for the recovery of possession of such premises shall be made under this section unless a period of 1 year has been elapsed। so जब तक 1 साल बीत नहीं जाएगा तब तक रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए लैंडलॉर्ड सूट फाइल नहीं करेगा। now next proviso देखिए, provided further that after acquisition of the premises by the landlord under the proceeding provided to the landlord shall also intimate to the tenant in possession within 1 month of such acquisition। so 1 महीने के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। नाउ सब क्लास 2 में देखिए, द रेंट अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द लैंडलॉर्ड। सो रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे लाइक द रेंट अथॉरिटी मे। अब रेंट अथॉरिटी के हम पावर के बारे में बात करें। सो ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द लैंडलॉर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मेक एन ऑर्डर फॉर इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइस एज ऑन और बिफोर द फॉलोइंग ग्राउंड। सो 2 में क्या बात कर रहे हैं, ग्राउंड से रिगार्डिंग है। सो रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे। सो ऑब्वियसली यदि रिकवरी ऑफ पोजेशन है, इविक्शन कराना है तो लैंडलॉर्ड ही एप्लीकेशन लगाएगा। ग्राउंड क्या है वो नीचे मेंशन है। नंबर 1 ग्राउंड क्या है कि वटेवर जो एग्रीमेंट में जो था कि हमको ये रेंट अमाउंट पे करना था अंडर सेक्शन 8 वो आप नहीं दे रहे हो। नंबर बी, द टेनेंट हैज़ नॉट पेड द एरियर ऑफ रेंट, यदि कोई एरियर ऑफ रेंट था बचा था जो देना था आप नहीं दे रहे हो। एंड अदर चार्जेस पेबल इन रिफर्ड एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 फॉर द 2 कंसेक्यूटिव मंथ। सो कोई एरियर ऑफ रेंट है या कोई और अदर चार्जेस हैं जो कंटिन्यू आप 2 महीने तक आप नहीं दे रहे हो, अलॉन्ग विथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट, ये भी इंक्लूडेड होगा। सो वैसे केसेस में ये भी एक ग्राउंड बनता है एविक्शन का। नाउ प्रोवाइजो में देखना है कि ये स्पेशली डील करता है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के लिए।
तो जहाँ पे जो क्राइटेरिया 2 कंसेक्यूटिव मंथ का है उसको इन्होंने चेंज करके 1 ईयर कर दिया है। नंबर सी में देखिए एक नया ग्राउंड है, वेदर दैट द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट parted with the possession of whole or any part of the premises without obtaining the written consent of the landlord. So parted with the possession like बिना consent से, बिना permission से landlord के उसने उस possession को और भी use में किया, like इसने सब tenancy कर दी। फॉर एग्जाम्पल रिटन एग्रीमेंट में अलाउ नहीं था कि आप सब टेनेंसी करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, और आपने ये सब किया, सो दिस बिकम्स द ग्राउंड। देन प्रोवाइजो क्या है सी का, प्रोवाइडेड दैट इन केस द टेनेंट इज़ अ फर्म, यदि फर्म है, देन इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्रोपराइटर और द पार्टनर ऑफ द फर्म और इट्स नेचर ऑफ द बिजनेस, द प्रायर इंडोर्समेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड इन राइटिंग। सो बेसिकली आप एक फर्म चला रहे हो रेंट प्रीमाइसेस पे, सो एग्रीमेंट के टाइम ने आपने बताया होगा कि कौन कौन इसमें मेन ओनर है, क्या नेचर है बिज़नेस का, और वो पूरा आप सडनली चेंज कर दे रहे हो, और ये चेंज कर रहे हो बिना लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म किए हुए। सो दिस बिकम्स द ग्राउंड जहाँ पे इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल कर सकता है रेंट अथॉरिटी के पास। अंडर क्लॉज डी, द टेनेंट हैज़ कंटिन्यू टू मिस यूज द प्रीमाइसेस इवन आफ्टर द रिसीट ऑफ नोटिस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू डिसइज फ्रॉम सच मिस यूज। सो लैंडलॉर्ड ने मना किया कि आप प्रीमाइसेस का मिस यूज़ मत करिए, इवन दो इज़ कंटिन्यूइंग फॉर दैट, सो दैट इज़ द केस। एक्सप्लेनेशन में देखिए मिस यूज़ ऑफ प्रीमाइसेस मीन्स क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंक्रोचमेंट करने का कोशिश करो आप, और या कोई आप ऐसा काम करो जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिट्रीमेंट करने की कोशिश करे, सो ये वो सारे केसेस आते हैं। नंबर ई में देखिए, वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द लैंडलॉर्ड टू कैरी आउट एनी रिपेयर और कंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग और एडिशन। अब प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड को कुछ नेसेसरी चेंज कराना है, नाउ विच इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी इट आउट विदाउट द प्रीमाइसेस बीइंग वैकेटेड। अब उसको कुछ चेंज कराना है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बिना प्रीमाइसेस को वैकेट किए उसको चेंज कर सके। सो वैसे केसेस के लिए भी आप अप्लीकेशन लगा सकते हैं, लाइक लैंडलॉर्ड लगाएगा रेंट अथॉरिटी के पास, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रिपेयर, जैसे ही एक बार रिपेयर हो जाएगा, सो आफ्टर सच रिपेयर कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एडिशन और ऑल्टरेशन, द टेनेंट मे बी अलाउड टू रीऑक्युपाई द प्रीमाइसेस ओनली व्हेन it has been mutually agreed to between the landlord and tenant and a new tenancy agreement has been submitted with the rent authority. So obviously उन्होंने यदि डिसाइड कर लिया कि यदि हमको ज़्यादा टाइम लगेगा आप कहीं और देख लो, सो सिंपली ये सिर्फ एक म्यूचुअली एग्रीमेंट के बेसिस पे काम होता है, और अदरवाइज यदि टेनेंट रेडी है तो जैसे ही काम पूरा हो जाएगा लाइक आफ्टर सच रिपेयर, सो अगेन वापस उस टेनेंसी में आ सकता है। Provided further that the tenant shall not be allowed to reoccupy the premises, बट कौन से ग्राउंड पे हम टेनेंट को रीऑक्यूपाई करने नहीं देंगे। नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ सबमिशन ऑफ सच म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट, तो म्यूचुअली एग्री हुए ही नहीं थे, उसका एब्सेंस है, जो भी इन द एब्सेंस ऑफ सबमिशन ऑफ सच म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट, तो जो भी म्यूचुअली टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे आपकी ड्यूटी बनती है जॉइंटली कि आप रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए, बट आपने नहीं इन्फॉर्म किया होगा। नंबर 2, इन केस वेयर द टेनेंट हैज़ बीन इवेक्टेड, सो टेनेंट को इवेक्ट कर दिया गया है एंड अंडर द ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी, सो रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से ही उसको इवेक्ट किया गया है, सो देन तब भी उस केस में रीऑक्यूपेशन नहीं होगा। नंबर एफ में देखिए द प्रीमाइसेस और एनी अदर पार्ट देयर ऑफ, सो बेसिकली क्या है कि फॉर द हाईलाइटेड पोर्शन आप देखिए फॉर चेंज ऑफ इट्स यूज़ एज अ कंसिक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज़, सो सिंपली यदि आपको चेंज ऑफ यूज़ करना है सो इस केसेस में भी इविक्शन हो सकता है। नंबर जी देखिए दैट द टेनेंट हैज़ गिवन रिटन नोटिस टू वैकेट द प्रीमाइसेस, लेट आउट ऑन रेट एंड कंसिक्वेंस ऑफ दैट नोटिस द लैंडलॉर्ड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड to sell the said premises or has taken any other step as a result of which his interest would seriously suffer if he is not put in possession of that premises. So for example टेनेंट ने बोला कि मैं अगले महीने खाली करने वाला हूँ, उसने प्रायर नोटिस दे दिया, लैंडलॉर्ड भी सेटिस्फाइड हो गया, ड्यूज क्लियर हो गए। इन द मीन टाइम लैंडलॉर्ड ने किसी और को प्रॉपर्टी फॉरवर्ड करने का प्लान कर लिया, उधर एग्रीमेंट कर लिया, एंड नाउ द टेनेंट चाहता है कि अब उसको कैंसिल करना चाह रहा है, सो अब वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लैंडलॉर्ड किसी को प्रॉमिस कर चुका है। सो उस चीज़ को इफेक्ट में करने के लिए यहाँ पे अगेन आप रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाइए और एविक्शन अलॉन्ग विथ रिकवरी ऑफ पोजीशन हो जाएगा। नंबर एस जो ग्राउंड है दैट द टेनेंट हैज़ कैरीड आउट एनी स्ट्रक्चरल चेंज और इरेक्टेड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन द प्रीमाइसेस लेट आउट ऑन रेंट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड।
सो एक आपको दिया गया रहने के लिए और आपने कुछ परमानेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव क्रिएटेड, और वो भी बिना परमिशन से लैंडलॉर्ड के, सो दैट बिकम्स द ग्राउंड. Number I is about that is the violation of section 7, that is case of the subletting, if you have sublet to someone. G is about the ground like where the tenancy stand determined by a flux of time. So for example a tenancy एक particular time के लिए की गई थी, तो टाइम ख़त्म हो चुका है, सो उसके बाद आपके पास ग्राउंड बन जाता है eviction का. कि देखिए that the tenant has allowed the premises to be occupied by any person who is not a member of his family. तो फैमिली को तो आप रख सकते हो, बट आप उसको भी रख रहे हो जो आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है, सो ये अलाउ नहीं होगा. नंबर आई देखिए द टेनेंट हैज़ सब्सटेंशियली रिमूव हिज इफेक्ट फ्रॉम द प्रीमाइसेस. सो बेसिकली ये है कि उसने रेंट पे तो रखा है, रेंट पे तो ले लिया है, बट रह भी नहीं रहा, उसने अपना पूरा इफेक्ट जो भी था उस प्रॉपर्टी पे वो नहीं रखा है. सो फॉर एग्जांपल रेंट पे लेके रखा है और 5-6 साल से बाहर ही रह रहा है, बिल्कुल घर खाली है, कुछ रह भी नहीं रहा है, सो वो केस ग्राउंड बन जाता है. नंबर एम में देखिए दैट द प्रीमाइसेस आर रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड आइदर इन इट्स एग्जिस्टिंग फॉर्म, जैसा है वैसे ही, और आफ्टर डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन देयर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन बाय द लैंडलॉर्ड. सो यदि ऑक्यूपेशन के पर्पज से दोबारा उसको डिमोलिश करके नया बनाना है, सो दिस बिकम्स द ग्राउंड. नाउ सब क्लॉज 3 देखिए नो ऑर्डर फॉर इविक्शन ऑफ द टेनेंट on account of the failure to pay the rent specified in clause B of subsection 2 shall be made. If the tenant makes payment to the landlord or deposit with the rent authority the arrear of rent and other payable charges. So for example कोई arrear of rent था जो नहीं दे रहा था, so यदि जाके आप रेंट अथॉरिटी के पास भी आप सबमिट कर दोगे, सो वैसे केसेस में इविक्शन नहीं होगा. नंबर 4 में देखिए where the tenant fails to pay the rent consecutively for the 2 month. तो टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया अगले 2 महीने तक, सब्सिक्वेंटली टू द ग्रांट ऑफ द रिलीफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 इन एनी 1 ईयर, देन द टेनेंट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सच रिलीफ अगेन. सो बेसिकली है कि 1 साल में आप यदि आपको 2 महीने का जो आपका फेलियर है वो 1 साल में सिर्फ एक ही बार होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 महीने का नहीं दिया, फिर बात सेटल हुआ मैटर एंड अगेन आपने फिर वही काम शुरू किया. सो पर्पज़ क्या है कि 1 साल तक ही मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि आप 1 साल में ही वो कर सकते हैं एक बार, अदरवाइज उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. क्लॉज नंबर 5 में देखिए दैट इफ इन एनी प्रोसीडिंग फॉर एविक्शन अंडर क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 द रेंट अथॉरिटी मे अलाउ एविक्शन फ्रॉम ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस इफ द लैंडलॉर्ड एग्रीज फॉर द सेम. सो यदि ज़रूरत पड़े तो पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस से भी वो एविक्ट करा सकता है. फॉर एग्जाम्पल पूरे की ज़रूरत नहीं है या पूरे के रिगार्डिंग में वो वायलेशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ द केस. सेक्शन 22 वी विल डिस्कस लाइक इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड. नाउ लैंडलॉर्ड इज़ नो मोर और अब आपको इविक्शन या रिकवरी ऑफ पोजीशन करना है, सो ऑब्वियसली एलआर कराएंगे. सो आप हाईलाइटेड पोर्शन में देखिए आप एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, रेंट अथॉरिटी के पास लगाएंगे, एंड अंडर क्लॉज 2 व्हाट इज मेंशन, आप अगेन हाईलाइटेड पोर्शन फोकस ऑन दैट कि डिसीज लैंडलॉर्ड आर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस. तो जैसे ही आपको ज़रूरत है तो आप रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाइए कि हमको ज़रूरत है. नंबर 23 में देखिए द इन्हांसमेंट ऑफ रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल बाय टेनेंट टू वैकेट. सो अब टेनेंट ने वैकेट करने से मना कर दिया, सो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट करना है. सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट लाइक वेयर द टेनेंट फेल्स टू वैकेट द प्रीमाइसेस, टेनेंट बिल्कुल नहीं खाली कर रहा है, लेट आउट ऑन रेंट इन अकॉर्डेंस विद द टेनेंसी एग्रीमेंट on the expiration of the period of tenancy or termination of tenancy by an order or notice under the provision of this act, such tenant shall be liable to pay the landlord. अब ऑर्डर भी आ गया, कोर्ट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर आ गया, बट फिर भी उसके बाद वो खाली नहीं कर रहा है. सो अब कैसे उसको रेंट देना होगा. क्लॉज ए में बोला कि ट्वाइस द मंथली रेंट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 मंथ आपको डबल अमाउंट लगेगा, उसके बाद 4 times the monthly rent thereafter till the tenant continue to occupy the said premises. तो पहले 2 महीने आपको 2 गुना, उसके बाद वाले टाइम में जब तक आप कंटिन्यू करो 4 गुना. सो ये होगा इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट यदि जिसको प्रॉपरली ऑर्डर दिया गया बट वो खाली नहीं कर रहा है. 24 में इज क्या है, रिफंड ऑफ एडवांस रेंट बाय लैंडलॉर्ड. सो वेयर लैंडलॉर्ड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन. अब लैंडलॉर्ड सक्सीड हो गया कि हम एविक्ट भी करा लेंगे, रिकवरी ऑफ पोजीशन भी ले लेंगे,
सो फॉर एग्जांपल कोई रिफंड बचा हुआ है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा है, सो अब उसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होगी। हाईलाइटेड पोर्शन पे फोकस करिए, बिफोर रिफंड टू द, सो बिफोर रिकवरी ऑफ पोजीशन रिफंड टू द टेनेंट, जो भी आपके पास अमाउंट है। एंड नंबर 2, फेल्स टू मेक एनी रिफंड, ही शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट टू द टेनेंट एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो यदि नहीं दे रहा है तो उतने अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। 25 इज टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग इविक्शन प्रोसीडिंग। अब ध्यान रखिए, पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग इविक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, सो उसके रिगार्डिंग में पेमेंट ऑफ रेंट यदि करना होगा, सो 25 इज टॉकिंग अबाउट। सो इन एनी प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑन एनी ग्राउंड अदर देन रिफर्ड टू क्लॉज ए टू क्लॉज बी, to in clause E or clause B of subsection 2 of section 21, where the tenant contests the claim for eviction, the landlord may at any stage of the proceeding apply to rent authority to direct the tenant to pay him the rent payable as under section 8 and section 23, and rent authority may order the tenant to make such payment and all charges due from the tenant along with the penal charges. सो बेसिकली यदि इविक्शन प्रोसीडिंग चल रही तो रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे, रेंट अथॉरिटी विल डायरेक्ट कि जो भी आपका रेंट है वो आप पे करिए इधर। देन 26 क्या है, परमिशन टू बिल्ड एडिशनल स्ट्रक्चर। सो ये टेनेंट शैल नॉट कैरी आउट एनी स्ट्रक्चरल चेंज, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेगा बिना रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड के। एंड क्लॉज 2 में देखिए कि वेयर द लैंडलॉर्ड प्रपोजेज टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट, सो और उसके बाद टेनेंट ने रिफ्यूज़ किया। क्लॉज 2 में हम बात करें कि लैंडलॉर्ड ने प्रपोज किया, टेनेंट ने रिफ्यूज़ किया, सो अब एक एप्लीकेशन जाएगी रेंट अथॉरिटी के पास और फिर जो भी नेसेसरी ऑर्डर होगा वो रेंट अथॉरिटी इशू करेगा। बट इन द केस यदि रेंट अथॉरिटी अलाउ कर रहा है, सो रेंट अथॉरिटी कंसीडर करेगा कि कहीं जो हमारा टेनेंट है उसके प्रीमाइसेस या उसके अकोमोडेशन कोई फ़र्क ना पड़े। प्रोवाइजो में आप देखिए, प्रोवाइडेड दैट द इम्प्रूवमेंट और एडिशनल स्ट्रक्चर शैल नॉट डिक्रीज और डिमिनिश or deteriorate the accommodation or housing service in the premises which may cause undue hardship to the tenant. 27 क्या है, special provision regarding vacant land. So notwithstanding anything contained in the section 21 and 22 where any premises let out for rent comprises vacant land. अब आपने रेंट पे क्या कौन सा लैंड दिया है, वैकेंट लैंड दिया है। upon which it is permissible under the municipal bylaw for the time being in force, municipal के bylaw applicable हैं पर और permission दे रहे हैं for the time being in force to erect any building whether for residence or for any other purpose, and the landlord who intend to erect such building is unable to obtain possession of the same from the tenant on the basis of tenancy agreement. अब landlord ने एक vacant land रेंट पे दिया है, नाउ म्यूनिसिपल लॉ अलाउ कर रहा है कि आप वहाँ पे कुछ हाउसिंग या कुछ आप इस टाइप से बना सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो बिल्डिंग। नाउ अब एज पर द टेनेंसी एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड उस पर कर नहीं पा रहा है, लाइक बार बार जो टेनेंट है वो अपोज कर रहा है। सो उस केस में क्या होगा कि लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन पुटअप करेगा रेंट अथॉरिटी के पास, और रेंट अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग उस पार्टी को नोटिस देगी, और उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ेगी तो वैकेंट लैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रीमाइसेस शैल नॉट कॉज अनड्यू हार्डशिप टू द टेनेंट। सो उसको प्रीमाइसेस से हटा सकती है, बट ये कंसीडर करेगी कि उसको अनड्यू हार्डशिप ना हो। एंड क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, ABCD में मेंशन है, डायरेक्ट सच सीवरेंस आफ्टर सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट, बी प्लेस द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ द वैकेंट लैंड, सी डिटरमाइन द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट, डी मेक सच ऑर्डर जैसा कि इसको ज़रूरी लगे। 28 कंसिडरिंग वैकेंट पोजीशन टू द लैंडलॉर्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट और इन केस death of the tenant of his legal heirs in any premise is determined for any reason whatsoever, and any order is made by rent authority under this act for the recovery of possession of such premises, such order shall, subject to the provision of subsection 3 of section 21, be binding on all occupants who may be in occupation. सो बेसिकली ये यदि फॉर एग्जांपल कोई पार्टी नहीं रह रही है, कोई पार्टी की डेथ हो गई है, सो जो भी लास्ट टाइम देखिए बाइंडिंग ऑन ऑल ऑक्यूपेंट हु मे बी इन ऑक्यूपेशन, सो जो रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये लगेगा 28। नाउ 29 इज प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ गिविंग अप पोजीशन बाय द टेनेंट।
So notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, a tenant may give up possession of the premises, पोजेशन का जो भी प्रीमाइसेस में जो भी है उसका पोजेशन को गिव अप कर सकता है ऑन गिविंग सच रिटन नोटिस एज इज रिक्वायर्ड अंडर टेनेंसी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आप छोड़ने के पहले कितने दिन इंटीमेट करेंगे, सो सिंपली आप बता सकते हो। एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू सच नोटिस द टेनेंट शैल गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 1 month बिफोर गिविंग अप पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। सो बेसिकली जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हो, नहीं तो एटलीस्ट 1 महीना पहले आप नोटिस दीजिए कि हम इस प्रीमाइसेस को छोड़ने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट द 29 या चैप्टर नंबर 6 रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्राइब्यूनल, देयर पावर एंड अपील। तो एक तो हो जाती है रेंट अथॉरिटी, सबसे पहले जिसके पास आप अप्लीकेशन लगाते हो, उसके बाद हो जाता है रेंट ट्रिब्यूनल एंड देयर पावर एंड अपील। उनकी पावर क्या होगी, उनके पास कौन सी कोर्ट अपील करेगी, अपील पे सुनेगी मैटर। 30 में देखिए रेंट अथॉरिटी, सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करेगा किसको, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज अ रेंट अथॉरिटी। सो ये क्लियर रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज अ रेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगा। नाउ 31 में देखिए निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सो द रेंट अथॉरिटी एंड द रेंट ट्रिब्यूनल दोनों के लिए बोला है इन ऑल केसेस वेयर द रिस्पॉन्डेंट इंटर और इज परमिटेड टू इंटर डिफेंस। जहाँ पे हमने रिस्पॉन्डेंट को बोला कि अब तुम्हारी बारी होती है कि तुम अपना बचाव करो या तुम अब कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो अगेंस्ट द एप्लीकेशन एट एनी टाइम बिफोर अ निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज इन अप्रोप्रिएट केस, refer them to the appropriate authority under the Legal Service Authority Act. So negotiated settlement के पहले आप उनको refer करेंगे appropriate authority under the Legal Service Authority Act. Number 2, without prejudice to the provision of subsection 1, the rent authority and rent tribunal shall follow such procedure as it deems proper to promote a compromise expeditiously. तो सबसे पहला फोकस रहता है कॉम्प्रोमाइजेशन का। नंबर 3 में देखिए where there has been a record of the case by compromise, the rent authority and rent tribunal shall record the terms of the compromise and pass final order. So ये जो दोनों बॉडी हैं इनको इनके जो compromise का है टर्म्स को उनको रिकॉर्ड करेंगी और ऑर्डर को फाइनल करेंगी। सो पहला प्रोसेस जो बेसिक इंटेंशन रहता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ कराना है। एंड 32 में देखिए रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हिमसेल्फ or by additional district judge nominated by DJ in each district. अब 33 में देखें कि प्रोसीजर क्या होगा जो कि रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल फॉलो करेंगी। सो एक होगा हाईलाइटेड पोर्शन में देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या इनके पास पावर होती है कि अपना खुद का भी प्रोसीजर कर सकते हैं। और ऊपर वाले क्लॉज में बोला कि CPC 1908 वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर ए में देखिए और क्या क्या अप्लाई कर, द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन और अपील बिफोर द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट इफ एनी। तो आप एप्लीकेशन लगाएंगे रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल के पास अलॉन्ग विद द एफिडेविट के साथ आप देंगे। नंबर बी में क्या होगा, उसके बाद नोटिस भेजी जाएगी अपोजिट पार्टी को और उसमें अकम्पनी की जाएंगी कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन और अपील, जो भी कॉपी है या कोई डॉक्यूमेंट आया है वो सब हम अपोजिट पार्टी को देंगे। देन सी में क्या होता है कि द अपोजिट पार्टी शैल फाइल अ रिप्लाई अकम्पनीड बाय द एफिडेविट। तो हमने जो भी भेजा है डॉक्यूमेंट तो अपोजिट पार्टी उसको रिप्लाई करेगी अलॉन्ग विद द एफिडेविट में, या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देना है तो वो देगी। नंबर डी में देख लीजिए द एप्लीकेंट मे फाइल ए रीजॉइंडर। तो रीजॉइंडर क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कि पार्टी ने रिप्लाई तो किया बट अलॉन्ग विथ उसने कुछ और नए पॉइंट रेज कर दिए, जो सामने अपोजिट वाली पार्टी थी उसने नए पॉइंट रेज किए। सो उन नए पॉइंट को आंसर करने के लिए नाउ एप्लीकेंट इज फाइलिंग द रीजॉइंडर। सो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ई में क्या होगा कि समरी इनकी एक द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी शैल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग एंड मे होल्ड सच समरी इंक्वायरी एज इट डीम्स नेसेसरी। सो समरी इंक्वायरी होगी। नंबर 2 का पर्पस क्या होगा कि एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, ये कब तक आप करना होगा डिस्पोज, बट नॉट एक्सीडिंग अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज। टाइम लिमिट कितना दिया है 60 डेज। बट जहाँ पे आप कुड नॉट बी डिस्पोज विद इन 60 डेज तो आप वहाँ पे एक जो एक रीजनेबल राइटिंग एक रिकॉर्ड रीजन करो।
नंबर 3 में देखिए, इन एवरी एप्लीकेशन और अपील बिफोर द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी द एविडेंस ऑफ विटनेस शैल बी गिवन बाय द एफिडेविट। सो जैसे सिविल प्रोसीजर में होता है कि एविडेंस की रिकॉर्डिंग एफिडेविट पे होती है, सो सेम वे में आप अंडर सबसेक्शन 3 में आप ये काम कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस बंदे को या उस विटनेस को बुलाना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, सो देन इट कैन बी अलाउड। 4 में देखिए, द प्रोविजन ऑफ CPC 908 रिगार्डिंग सर्विस ऑफ समन शैल बी एप्लीकेबल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सो दैट मीन्स कि जो भी समन्स का उसमें ऑर्डर है, सेक्शन है, सो वो सारे के सारे सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। और एक जो यूनिक चीज़ है लास्ट लाइन में देखिए, दैट इट ऑल्सो में बी इफेक्टेड थ्रू ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, व्हाट्सएप, SMS और अदर रिकग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो इनके थ्रू भी आप समन भेज सकते हो। 5 में देखिए कि एप्लीकेशन और अपील जैसा प्रिस्क्राइब किया जाएगा आप वैसे करोगे। 6 में पर्पस बोला कि आपको 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं देंगे प्रोसीडिंग में। एंड 7 में बोला है सब क्लॉज 7 में कि फॉर द लिस्टेड सेक्शन फॉर द लिस्टेड सब क्लॉजेज अंडर सेक्शन 21 या और सेक्शन 22 शैल बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज। तो जब भी एप्लीकेशन 21 या 22 की आएगी तो उसको डिसीजन आपको विद इन 90 डेज में देना होगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लॉज C एंड क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 इसकी एप्लीकेशन आप 30 डेज में डिसाइड करिएगा। सो एक तो हम लोग को डेज का याद रखना होगा, कौन से क्लॉजेस के लिए 90 डेज है। फॉर C एंड D दे आर आस्किंग फॉर द 30 डेज and for the rest of the 21 subsection 2 they are asking for the 90 days. Now 34 is about the power of rent authority and rent tribunal. कौन सी पावर होगी? सो एक तो हम इनको सिविल कोड कंसीडर करेंगे। अब इनके पास समन की पावर होती है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की पावर हो रही है, कमीशन आप इशू कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, आप कमीशन इशू कर सकते हो फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन। नंबर D पे देखिए, E पे लिखा हुआ है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कोई एविडेंस आप रिसीव कर सकते हो एफिडेविट पे। F डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन और अपील फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्सपार्टी डिग्री भी आप कर सकते हो। G सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी एप्लीकेशन और अपील फॉर डिफॉल्ट। H में क्या है, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये उन सब के रिकॉर्ड में पावर है। नंबर 2 में देखिए कि इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कही जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 और एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द IPC। सो ये 3 सेक्शन के पर्पस से हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। एंड द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड। इसको सिविल कोड कब मानेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ द CRPC। नंबर 3 में देखिए फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी इंक्वायरी, कुछ इंक्वायरी करना है तो E में क्या है, आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 24 आवर्स नोटिस इन राइटिंग इंटर एंड इंस्पेक्ट और ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट टू इंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसेस एट एनी टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। ऑलराइट, सो इसमें 24 आवर्स का टाइम है। नंबर B में क्या है, बाय अ रिटन ऑर्डर require any person to produce for it inspection such book or document relevant to the inquiry at such time and such place as may be specified in the order. Now ए में ध्यान रखना है टाइम पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट है। सो यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम के बाद फिर आप नहीं इंटर करोगे, उसमें भी आपको 24 घंटे पहले बताना होगा। 4 में देखिए, द रेंट अथॉरिटी में इफ इट थिंक्स फिट अपॉइंट वन और मोर पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ द मैटर अंडर कंसिडरेशन एज एन एसेसर और वैल्यूअर टू एडवाइस इन द प्रोसीडिंग। सो रेंट अथॉरिटी किसी वैल्यूअर या एसेसर को भी अपॉइंट कर सकती है कि आप एडवाइस करिए। 5 में देखिए, कोई क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक है तो आप रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दीजिए। नंबर 6 में देखिए, हाईलाइटेड पोर्शन पे फोकस करना है, लाइक द रेंट अथॉरिटी पावर एग्जीक्यूट यूज़ करेगी लाइक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। और यदि फाइन की रिकवरी करनी है तो कैसे करेगी, रेंट अथॉरिटी फाइन की रिकवरी करेगी जैसा कि CRPC में मैंशनड है। एंड द रेंट अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी मजिस्ट्रेट अंडर द सेट कोड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिकवरी। 7 में देखिए कि कोई ऑर्डर पास हो गया, नाउ इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेबल बाय द रेंट अथॉरिटी एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोड। सो इसको सिविल कोड की डिग्री की तरह ही एग्जीक्यूट करना होगा। 8 में क्या होगा कि रेंट अथॉरिटी में सेट असाइड और रिकॉल एनी ऑर्डर पास्ड एक्सपार्टी कर दिया बट उसको सेट असाइड करना है, रिकॉल करना है, सो इज ऑथराइज्ड टू।
9 इंपॉर्टेंट है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, एवरी ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी shall subject to decision in appeal be final and shall not be called in question in any original suit application or execution proceeding. So यदि रेंट इनके पास से यदि मैटर सॉर्ट आउट हो गया, लाइक सेव एज एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं कुछ और प्रोवाइडेड हो तो बात अलग है, अदरवाइज एवरी ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी, जितने भी ऑर्डर आएंगे रेंट अथॉरिटी के द्वारा, शैल सब्जेक्ट टू डिसीजन इन अपील बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन. तो अपीलेट कोर्ट में तो आप जा सकते हो, बट अपीलेट कोर्ट में एक बार डिसाइड हो गया सो फिर वो फाइनल होगा, और फिर आप उसको उसके रिगार्ड में दोबारा ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन वो सब आप कुछ नहीं लगाओगे. 35 में क्या है कि अपील टू रेंट ट्राइब्यूनल. सो बेसिकली कि अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील, आप 30 दिन के अंदर में आप अपील पे जा सकते हो. प्रोवाइजो में आप फोकस करिए, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अनलेस द अपीलेंट प्री डिपॉजिट 50% ऑफ द एंटायर पेबल अमाउंट अंडर द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी. सो बेसिकली आप 50% जो भी आपका 50% ऑफ द एंटायर पेबल अमाउंट, जो भी अमाउंट था पेबल का, तभी आप अपील पे जाओगे. और नोटिस सर्व की जाएगी, डेट रखी जाएगी 30 दिन के अंदर, और ये पूरी की पूरी अपील जो डिसाइड की जाएगी वो रहेगी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम सच डेट ऑफ सर्विस. तो 60 दिन के अंदर इस अपील को डिस्पोज ऑफ करना है. नंबर 3 में देखिए कि वेयर द रेंट ट्रिब्यूनल कंसीडर इट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ अराइविंग एट अ जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन, इट मे अलाउ फाइंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग. 4 में देखिए कि रेंट ट्रिब्यूनल में इन इट्स डिस्क्रिप्शन पास कोई इंटरलॉकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकता है. नंबर 5, while deciding the appeal the rent authority may after recording reason thereof therefore confirm, set aside or modify the order passed by the rent authority. तो अपील में रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, रीजन रिकॉर्ड करेगा, किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है. 36 इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर. सो द रेंट अथॉरिटी शैल ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एनी पार्टी एग्जीक्यूट एन ऑर्डर ऑफ अ रेंट ट्रिब्यूनल. सो रेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूट करेगी रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को या कोई और ऑर्डर जो कि इस एक्ट के अंडर के पास किया गया हो. नंबर क्या हो सकता है, लाइक डिलीवरिंग पोजीशन को डिलीवरी करना, कुछ अटैच करना है. सी में बोला कि कोई एडवोकेट अपॉइंट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन. डी अटैचमेंट ऑफ सैलरी का है. ई अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है. सो ये एग्जीक्यूशन में यूज़ हो सकते हैं. नंबर 2 में देखो द रेंट अथॉरिटी में टेक हेल्प फ्रॉम द लोकल पुलिस फॉर एग्जीक्यूशन and provided that no application shall obtain help of the police unless he pay such cost. तो obviously cost पे के बाद ही आप लोग को help मिलेगी. Number 3, the rent authority shall conduct the execution proceeding. So rent authority execution proceeding करेगी in relation to the order or order of the rent tribunal. So जो भी rent tribunal ने बोला होगा कि क्या execute करना है, so that could be conducted under the execution proceeding. और इसका टाइम पीरियड 30 डेज रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी. यस, सो दिस इज लास्ट चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस. सो बेसिक 37 में क्या है कि मार्जिनल हेडिंग ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल. So basically अपॉइंटमेंट के लाइक द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन द नेचर एंड कैटेगरी ऑफ ऑफिसर कौन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी. 38 में बोला कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन मैटर. सो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट नो सिविल कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन सो फार एज इट रिलेट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. आप सेक्शन 9 CPC में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है until unless there is an expressly barred. सो उसका एक ये एग्जांपल हो सकता है 38, क्योंकि इस एक्ट में मना कर दिया गया कि आप CPC में आप उस कोर्ट में आप नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी दी गई है. सो वो बार्ड है. सो 9 CPC में सूट फाइल नहीं होगा. नंबर 2 में देखिए द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेंट अथॉरिटी शैल बी लिमिटेड टू टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिटेड टू इट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड शैल नॉट एक्सटेंड टू द क्वेश्चन ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस. सो ध्यान रखिए कि जब भी आप टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिट कर रहे हो, सो ये इट इज़ नथिंग टू डू विद द टाइटल, क्या टाइटल है, नथिंग टू डू विद द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस. ओनली इट इज़ कंसर्न कि आपका एक टेनेंसी एग्रीमेंट शुरू हो चुका है.
39 कोर्ट फीस एक्ट है, सो कोर्ट फीस एक्ट 1870 से रेगुलेट होगा और इसे हम डीम्ड एज अ सूट मानेंगे। ना नंबर 3 में देखिए, द कोर्ट फी फॉर द एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द रेंट अथॉरिटी शैल बी सेम एज दैट ऑफ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन प्रेजेंटेड इन सिविल कोर्ट। सो जैसे आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हो सिविल कोर्ट में, सेम मैनर में। 40 इज अबाउट द ऑफिसर एंड स्टाफ टू बी द पब्लिक सर्वेंट, इनको कंसीडर कर लिया कि ये पब्लिक सर्वेंट है। 41 क्या है कि सेक्शन 4, 5 एंड 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये अप्लाई होंगे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लाइक सेम। 4 में क्या है कि लास्ट दिन आपकी कोर्ट क्लोज हो गई। 5 में क्या है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न से आपको एप्लीकेशन एक्सटेंड करानी है। 12 में कुछ स्टार्टिंग के डेज, लास्ट के डेज कुछ ऑफ होते हैं। सो ये सारे जो प्रोविज़न है ये आपके इस रेंट एक्ट में भी लगेंगे। 42 में क्या है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट दे रहा है, सो दैट दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, इस एक्ट का इफेक्ट होगा। 43 में बोल रहा है कि कोई भी एक्शन यदि गुड फेथ में लिया गया है तो कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सो दिस इज़ अ 43। ये 43 आपको याद रखना पड़ेगा। देन 40 फॉर द पर्पस ऑफ मेंस राइटिंग, ये 43 इज़ इम्पॉर्टेंट। 44 क्या है कि पावर टू मेक रूल्स, सो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एंड ऑब्वियसली ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में वो पब्लिश करेंगे। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, अदर चार्जेस, सो जो है वो सब पेमेंट करेंगे। 45 में क्या है, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, तो कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। 46 में आप देख लीजिए कि कोई यदि रिपील एंड सेविंग, सो उत्तर प्रदेश का 1972 का एक्ट रिपील हो रहा है और सेकंड ऑर्डिनेंस वो भी रिपील हो गया। नंबर 2 में देखिए कि ऑल केसेस जो कि 1972 के अंडर में पेंडिंग है। 2 में बोला कि कोई भी केसेस जो कि 1972 एक्ट के अंडर में चल रहे थे वो पेंडिंग है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और अब ये नया एक्ट आ चुका है, सो शैल बी कंटिन्यूड एंड डिस्पोज्ड of in accordance with the provision of the said act of 1972 as if the act had continued to be in force and this act had not been enacted। so simply यदि 1972 में लॉज हुआ है सो उसी एक्ट से वो गवर्न होंगे। so number 4, the last shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this act। ये ऑर्डिनेंस के बारे में है कि जब स्टार्टिंग के ऑर्डिनेंस आए थे और उसमें यदि कोई एग्रीमेंट बना था, सो ये कंसीडर किया जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में देख लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म, नेम, एड्रेस, ये सब डिटेल मेंशन है। रेंट, कितना रेंट दी जाएगा, कौन कौन से कितना चार्जेस लगेंगे, फ़ोटो, आईडी, मोबाइल नंबर एंड देन साइन। इनक्लोज में क्या क्या लगाएं। देन सेकेंड शेड्यूल में देखिए कोई रिपेयर कराना रिलेटिंग टू मैटर फॉलिंग अंडर पार्ट ए, द टेनेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर फॉलोइंग पार्ट बी। पार्ट ए का देख लीजिए क्या क्या कराना है चेंज, ये रिपेयर से रिलेटेड है। सो या सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर 46 सेक्शन। किसी को भी इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे एक्ट में कहीं से भी कोई यदि कोई डिस्कशन है या किसी का कोई एक ओपिनियन है, सो ही कैन कमेंट बिलो इन द वीडियो। सो हम एक गुड डिस्कशन करके एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। किसी का कोई सजेशन है, किसी और भी चीज़ के रिगार्डिंग में सजेशन है, सो वेलकम फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन कैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।